हेलो दोस्तों, नोवेल एडिट चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग स्टोरी एंजॉय करेंगे। अध्याय 2621 लेवल 9 सिविलाइजेशन लेलर। जब साहिल अपने रास्ते में था, सिल्वियो और एलोरा पहले ही वापस आ चुके थे। एलोरा अभी भी एक सोल थी। वे दोनों सबसे पहले वैलेंटीन और ड्रोगो को खोजने के लिए वापस आए, ये पूछने के लिए उत्सुक थे कि इस बीच लेलर में क्या कुछ बड़ा हुआ है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने लूफियन के बारे में पूछा। उन्हें जो उत्तर मिला वह ये था कि लूफियन इस पूरे समय लेलर में प्रकट नहीं हुआ था। ये सिल्वियो की उम्मीदों से परे था। तार्किक रूप से इतना समय बीत चुका था कि लूफियन की हेवनली ओवरलॉर्ड ताकत के साथ उसे अब तक रोबोशस और सोल डिवाउरर्स का सफाया कर देना चाहिए था। उसके बाद उसे एलोरा की तलाश जारी रखने के लिए लेलर वापस आना चाहिए था। हालांकि ऐसा नहीं था। चूंकि लूफियन लेलर को नुकसान पहुंचाने के लिए वापस नहीं आया था, दोनों ने राहत की सांस ली। चाहे लूफियन क्यों गायब हो गया हो, कम से कम लेलर अभी के लिए सुरक्षित थी। इसलिए उनके पास अभी भी तैयारी के लिए समय था। उन चारों ने चर्चा की और फैसला किया कि अभी सबसे महत्वपूर्ण बात एलोरा के शरीर को उसके लिए बहाल करना है। एक सोल के रूप में उसकी बहुत सारी सीमाएं होंगी। हालांकि इससे पहले कि वे एलोरा के शरीर को बहाल करें, उन्हें अपनी सबसे अच्छी स्थिति में ठीक होना था। अन्यथा यदि कुछ फिर से हुआ तो वे पिछली बार की तरह एलोरा के शरीर को बहाल करने में उसकी मदद करने में विफल हो जाएंगे। आखिरकार उनके पास शक्तिशाली सहायक लूफियन नहीं था। वैलेंटीन और ड्रोगो ठीक होने के लिए वापस चले गए, एलोरा और सिल्वियो को छोड़कर। सिल्वियो, क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप चाहते हैं कि साहिल लेलर आए? एलोरा ने पूछा। क्या तुम नहीं चाहती कि वह आए? क्या तुम उसे देखना और उसके साथ रहना नहीं चाहती? सिल्वियो ने मुस्कुराते हुए पूछा। इस सवाल से एलोरा का चेहरा लाल हो गया। कुछ हिचकिचाहट के बाद उसने कहा, बेशक मैं चाहती हूँ। मैं बस चिंतित हूं कि जब वह यहाँ होगा तो वह लूफियन से टकरा जाएगा। तब मुझे क्या करना चाहिए? लूफियन के व्यक्तित्व को देखते हुए वह साहिल को मार डालेगा। तुम साहिल को कमानती हो। उसके पास एक हेवनली ओवरलॉर्ड रैंक सोल है, तो क्या तुम्हें लगता है कि लूफियन उसे इतनी आसानी से मार सकता है? सिल्वियो ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि उसने कहा कि वह वास्तविक जीवन में हेवनली ओवरलॉर्ड रैंक तक नहीं पहुंचा है और केवल उसकी सोल हेवनली ओवरलॉर्ड रैंक पर है। इसके विपरीत लूफियन पहले से ही एक हेवनली ओवरलॉर्ड है, एलोरा ने चिंता के साथ कहा। एलोरा, साहिल उतना सरल नहीं है जितना तुम सोचती हो। मैं ये बता सकता हूँ कि वह कैसे स्पाई अरिथमेटिक्स को बैकफ्लैश दे सकता है। भले ही लूफियन अब एक हेवनली ओवरलॉर्ड बन गया हो, वह केवल स्पाई अरिथमेटिक्स की कार्यक्षमता को खो सकता है, बैकलैश का कारण नहीं बन सकता। इसलिए साहिल के बारे में एक और बहुत बड़ा रहस्य है। क्या तुम समझती हो? सिल्वियो ने गहरा होने का नाटक करते हुए समझाया। सच कहूं तो उसे भी नहीं पता था कि साहिल लूफियन को रोक सकता है या नहीं। हालांकि वे इस स्थिति में केवल साहिल पर विश्वास करना चुन सकते थे। यदि साहिल के यहाँ होने पर लूफियन आता है तो लेलर के पास कम से कम थोड़ी सुरक्षा तो होगी। अन्यथा वे चारों दर्जनों पार्शल ओवरलॉर्ड्स के साथ लूफियन को कभी नहीं रोक सकते थे। साथ ही क्या साहिल ने नहीं कहा था कि वह लूफियन का ख्याल रखेगा? चूंकि वह इतना आत्मविश्वासी था, उन्हें बस उसे ऐसा करने देना चाहिए। उम्मीद है साहिल खुद को ज़रूरत से ज़्यादा नहीं आंक रहा था। सिल्वियो ने यह भी सोचा कि भले ही साहिल लूफियन को हरा न सके, लेकिन जब तक वह पूरी तरह से हार न जाए तब तक ठीक रहेगा। ये सबसे अच्छा होगा यदि वह लूफियन को लेलर से दूर ले जा सके। लेकिन एलोरा कुछ कहना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि वह कह पाती, सिल्वियो ने उसे बीच में ही रोक दिया। एलोरा, चाहे कुछ भी हो, साहिल एक हेवनली ओवरलॉर्ड रैंक सोल वाला ओवरलॉर्ड है। यदि वह यहाँ है तो वह बहुत मददगार होगा। जब वैलेंटीन और ड्रोगो पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे तो हम तुम्हारे शरीर को बहाल करने में तुम्हारी मदद करने के लिए मिलकर काम करेंगे। हमें इस बार सफल होना है, इसलिए हमें निश्चित रूप से साहिल की मदद की ज़रूरत है। यदि लूफियन वापस आता है तो तुम्हें फिलहाल साहिल से दूरी बनाए रखनी चाहिए। यदि हम कुछ नहीं कहते हैं तो लूफियन को फिलहाल तुम दोनों के बीच के रिश्ते के बारे में पता नहीं चलेगा। खैर ठीक है। एलोरा केवल सिर हिला सकती थी और सहमत हो सकती थी। जैसा कि सिल्वियो ने कहा था, यदि साहिल यहाँ होता तो उनके पास कुछ आशा होती। यदि साहिल यहाँ नहीं होता तो केवल वही लूफियन को शांत कर सकती थी। इसके अलावा एलोरा अब लूफियन के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। एलोरा, तुम्हें अब वापस जाना चाहिए। अपनी सोल को उसके शिखर पर बहाल करने के लिए तैयार हो जाओ। इस बार हमें सफल होना है। अध्याय 2622। ठीक है सिल्वियो, मैं अब चलती हूँ। मदद के लिए फिर से धन्यवाद। एलोरा ने ये कहने के बाद चली गई। सिल्वियो कुछ देर अकेला खड़ा रहा। शुरू में वह एलोरा की बहाली के लिए अरे सेट करना चाहता था, लेकिन जब उसने समय देखा तो अभी काफ़ी जल्दी थी। वैलेंटीन और ड्रोगो को अभी भी ठीक होने के लिए कुछ समय चाहिए था। अब उसने रोबोशस की मांद की जांच करने का फैसला किया।
लूफियन इतने लंबे समय तक क्यों गायब रहा? तार्किक रूप से कहें तो ये सही नहीं था। कुछ न कुछ गलत जरूर होना चाहिए। फिर सिल्वियो सीधे रोबोशस की मांद में चला गया। लेला अभी भी शांत थी। हालांकि पार्शल ओवरलॉर्ड्स वाली प्रमुख ताकतों को पता था कि यह तूफान से पहले की शांति थी। उन्हें 5 लेलर रूलर्स से 2 बार बड़ी लड़ाई के लिए तैयार होने का आदेश मिला था। कई प्रमुख ताकतों ने अपने प्रतिभाशाली प्रत्यक्ष वंशजों को कहीं और भेज दिया था ताकि उनके परिवारों के मारे जाने की स्थिति में परिवार के खून को बचाया जा सके। समय धीरे धीरे बीतता गया। जब सिल्वियो ने लेलर छोड़ी और बाधा को पार किया तो उसने एक सुपर ब्लैक होल देखा जहां रोबोशस की मांद होनी चाहिए थी। यहां तक कि यह जीवित जीवाश्म जिसने इतनी सारी चीजें देखी थीं और जो प्राचीन काल से जीवित था, बहुत चकित था। यह विशाल ब्लैक होल उसकी कल्पना से परे था। उसने इसके बारे में कभी नहीं सुना था, देखने की बात तो दूर। एक ब्लैक होल ब्रह्मांड की सबसे भयानक घटनाओं में से एक था। इसके पीछे बहुत सारे कारण थे। बिना किसी अपवाद के वे केवल तभी प्रकट होते थे जब शक्ति एक महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंच जाती थी। क्षेत्र जितना बड़ा होगा, द्रव्यमान उतना ही अधिक होगा और विनाशकारी शक्ति उतनी ही अधिक होगी। साधारण छोटे ब्लैक होल्स डरावने नहीं थे। शक्ति के बिखर जाने के बाद ये बहुत जल्दी गायब हो जाएगा। हालांकि ये सिल्वियो का पहली बार इतना बड़ा ब्लैक होल देखना था। वह महसूस कर सकता था कि ब्लैक होल में भयानक शक्ति अभी गायब नहीं हुई है। दूसरे शब्दों में, ये ब्लैक होल फैलता रहेगा यहां तक कि वह एक पार्शल हेवनली ओवरलॉर्ड इसके अंदर लापरवाही से प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करता था। ये कैसे हुआ? सिल्वियो खुद से बड़बड़ाया। फिर उसने कहा, क्या ये लूफियन और रोबोशस के बीच की लड़ाई के कारण हुआ था? असंभव। सिल्वियो ने अपना सिर हिलाया। लूफियन के पास ये ताकत होना असामान्य नहीं था। आखिरकार वह एक हेवनली ओवरलॉर्ड था। सिल्वियो जिस बात पर विश्वास नहीं कर सकता था वह ये थी कि रोबोशस इतने शक्तिशाली कैसे हो सकते हैं। उनकी मदर ब्रेन भी इतनी शक्तिशाली नहीं हो सकती थी। उसे याद आया कि जब रोबोशस ने लेलर पर आक्रमण किया था तो वे लड़ने में असमर्थ थे। इसके अलावा सिल्वियो 5 लेलर रूलर्स को रोबोशस की मांद तक ले गया था। यदि उसने लूफियन और अन्य को सनक में रोबोशस की मदर ब्रेन को नष्ट करने से नहीं रोका होता तो उसने उस समय सीधे हमला कर दिया होता। अब इसके बारे में सोचते हुए सिल्वियो को ठंडे पसीने आ गए। यदि उसने उन्हें तब नहीं रोका होता तो क्या 5 लेलर रूलर्स का सफाया हो गया होता? अध्याय 2623। सिल्वियो अपने सामने मौजूद विशाल ब्लैक होल को देखकर ठंडे पसीने से भीग गया। पिछली लेवल 8 सिविलाइजेशन का 10वां हिस्सा इससे ढका हुआ लग रहा था और यह अभी भी फैल रहा था। तो ये ब्लैक होल कितना बड़ा था? यदि यह रोबोशस के साथ लूफियन की लड़ाई से बचा हुआ था तो इसमें कोई संदेह नहीं था कि रोबोशस के पास भी एक हेवनली ओवरलॉर्ड था। शायद 2 हेवनली ओवरलॉर्ड्स की टक्कर ही इतना बड़ा ब्लैक होल बना सकती थी। ऐसा लगा कि उन सभी ने रोबोशस की ताकत को गंभीरता से कम आंका। ऐसा लगा कि जिन्हें लेलर पर आक्रमण करने के लिए भेजा गया था वे केवल कमजोर थे। असली पावर हाउस हमेशा रोबोशस की मदर ब्रेन की रखवाली कर रहा था। इसे ध्यान से याद करने के बाद सिल्वियो को आखिरकार याद आया। कोई आश्चर्य नहीं कि उसे अचानक एक आवेग हुआ और उसे एक अकथनीय भावना महसूस हुई जब हर कोई रोबोशस को नष्ट करने के लिए मदर ब्रेन पर हमला करने की तैयारी कर रहा था। किसी तरह उसे लगा कि कुछ बुरा होने वाला है, इसलिए उसने लूफियन और अन्य को रोक दिया। वापस लौटने के बाद उसने भविष्यवाणी की लेकिन उसे कुछ भी असामान्य नहीं मिला, इसलिए उसने इसे दिल पर नहीं लिया। अब जब उसने इसके बारे में सोचा तो पता चला कि यह सब पहले से ही तय था। यदि उस अचानक आवेग के लिए नहीं होता तो 5 लेलर रूलर्स का सफाया हो गया होता जब उन्होंने रोबोशस की मदर ब्रेन को घेरने की कोशिश की थी। भले ही 2 पार्शल हेवनली ओवरलॉर्ड्स थे, फिर भी वे एक असली हेवनली ओवरलॉर्ड से नहीं बच सकते थे। दोनों पक्षों के बीच ताकत का अंतर एक नज़र में ही स्पष्ट था। वे बिल्कुल भी एक ही स्तर पर नहीं थे। जहां तक बात है कि रोबोशस ने लेलर के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की, बल्कि केवल कुछ कमजोरों को उनका परीक्षण करने के लिए भेजा, सिल्वियो को कोई अंदाजा नहीं था। शायद भगवान नहीं चाहते थे कि लेलर का सफाया हो जाए। ऐसा होने पर इस बार के बारे में क्या अभी भी आशा की किरण थी? सिल्वियो ने अपने मन में सभी संभावनाओं के बारे में सोचा। अंत में उसे अपनी आशा वेरिएबल साहिल में रखनी पड़ी। केवल वही जीवन का एक मौका कहलाने के योग्य था। हालांकि सिल्वियो ने इसे अभी के लिए अलग रख दिया। अपने सामने मौजूद विशाल ब्लैक होल को देखते हुए सिल्वियो ने सोचा, चूंकि रोबोशस के पास भी एक हेवनली ओवरलॉर्ड था तो लूफियन और रोबोशस के बीच की लड़ाई किसने जीती? या यह एक हार की स्थिति थी? हालांकि लूफियन ने अभी अभी हेवनली ओवरलॉर्ड रैंक में प्रवेश किया था, लेकिन वह निश्चित रूप से एक साधारण हेवनली ओवरलॉर्ड नहीं था। सिल्वियो ने इसे व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया, इसलिए वह जानता था कि पागल होने के बाद लूफियन की ताकत में काफी सुधार होगा। अब लूफियन इतने लंबे समय से लेलर में प्रकट नहीं हुआ था। सिल्वियो के अनुमान के अनुसार लूफियन को रोबोशस के साथ अपनी लड़ाई में किसी ऐसे व्यक्ति का सामना करना पड़ा होगा जो एक हेवनली ओवरलॉर्ड भी था।
फिर वह घायल हो गया और वह ठीक होने के लिए गायब हो गया। एक हेवनली ओवरलॉर्ड दूसरे हेवनली ओवरलॉर्ड के साथ लड़ाई में घायल हो गया था, लेकिन दूसरे का क्या? रोबोशस का क्या हुआ? यह एक ऐसा सवाल था जिसे सिल्वियो शिद्दत से जानना और समझना चाहता था, क्योंकि यह लेलर के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। ये भी कहा जा सकता था कि यह लेलर के अनगिनत प्राणियों के जीवन और मृत्यु से संबंधित था। सिल्वियो की आशा थी कि लूफियन और रोबोशस के हेवनली ओवरलॉर्ड दोनों घायल हो गए थे या गंभीर रूप से घायल होकर मर रहे थे। शायद उनमें से प्रत्येक को सैकड़ों या हजारों वर्षों तक ठीक होने के लिए जगह मिल गई। जब तक वे वापस लौटेंगे, सिल्वियो का मानना था कि साहिल हेवनली ओवरलॉर्ड रैंक तक पहुंच चुका होगा और उसका मुकाबला करने में सक्षम होगा। तब लेलर के पास आशा की एक किरण होगी। अध्याय 2624। बेशक इससे भी बेहतर परिणाम हो सकता था, दोनों हेवनली ओवरलॉर्ड्स का एक साथ मर जाना। हालांकि ये संभावना बहुत कम थी, इतनी कम कि यह नगण्य थी। ये केवल तभी संभव था जब उनमें से एक महान ऑलमाइटी होता, कोई ऐसा जो हेवनली ओवरलॉर्ड रैंक से परे हो। आखिरकार हेवनली ओवरलॉर्ड रैंक तक पहुंचने वाले सभी पावर हाउसेस के पास कुछ गुप्त तरीके या ट्रम्प कार्ड्स होते थे। इसलिए एक ही स्तर के दो हेवनली ओवरलॉर्ड्स एक साथ नहीं मरेंगे। कोई मरना नहीं चाहता था, इसलिए जब वे गंभीर रूप से घायल होते तो वे रुक जाते और अपने आप पीछे हट जाते। सिल्वियो नहीं चाहता था कि लूफियन रोबोशस के साथ मर जाए, वह बस चाहता था कि दोनों हारें, ताकि लेलर के लिए बफर समय मिले और साहिल को बढ़ने का मौका मिले। ये पहली बार था जब उसने स्पाई रिथमेटिक्स करते समय बैकलैश का अनुभव किया, इसलिए कोई कल्पना कर सकता है कि सिल्वियो साहिल को कितना महत्व देता था। उसे पर्याप्त समय देने के बाद सिल्वियो का मानना था कि साहिल लूफियन से बहुत कमतर नहीं होगा। भले ही लूफियन के पास ब्रह्मांड की बहुत दुर्लभ डुअल सोल्स थीं। अपने अनुमान को साबित करने के लिए सिल्वियो काफी देर तक विशाल ब्लैक होल को घूरता रहा। अंत में उसने अपने दांत भींचे और अंदर चला गया। वह हेवनली ओवरलॉर्ड्स के बीच की लड़ाई द्वारा छोड़े गए निशानों को देखने के लिए केंद्र में जाना चाहता था। फिर वह उसका उपयोग परिणाम निर्धारित करने के लिए करेगा। इसमें शामिल दोनों हेवनली ओवरलॉर्ड्स थे, इसलिए सिल्वियो को इसकी भविष्यवाणी करने के लिए स्पाई रिथमेटिक्स का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि यह बेकार होगा। वे उससे बहुत शक्तिशाली थे, इसलिए यदि उसे कोई परिणाम मिल भी जाता तो वह सटीक नहीं होता और उसके निर्णय को प्रभावित कर सकता था। जैसे जैसे वह ब्लैक होल के केंद्र के करीब पहुंचता गया, द्रव्यमान उतना ही अधिक और ऊर्जा उतनी ही मजबूत होती गई। एक हमेशा मौजूद रहने वाला खिंचाव ब्लैक होल के भीतर सब कुछ खींच रहा था। इस खिंचाव बल ने शुरू में सिल्वियो के लिए बहुत खतरा पैदा नहीं किया, लेकिन जैसे जैसे वह धीरे धीरे गहराई में गया, उसने धीरे धीरे भयावहता महसूस की। यहाँ तक कि सिल्वियो जैसे पार्शल हेवनली ओवरलॉर्ड को भी सावधान रहना पड़ा। वह बिल्कुल भी लापरवाह होने की हिम्मत नहीं करता था। चूंकि यह ब्लैक होल इतना विशाल था, उस समय हुए विस्फोट की शक्ति सिल्वियो, एक पार्शल हेवनली ओवरलॉर्ड, को मारने के लिए पर्याप्त होती। ब्लैक होल के केंद्र में आने के बाद सिल्वियो के पास भयानक खिंचाव को रोकने के लिए अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। एक बार जब वह अंदर खींच जाता तो वह अनगिनत ओवरलैपिंग स्थानों द्वारा संकुचित और काट दिया जाता। भले ही वह जीवित रहने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली होता, उसे दूसरे स्थान और समय में ले जाया जाता। कोई नहीं जानता था कि उन्हें कहाँ पहुंचाया जाएगा। यदि वे भाग्यशाली होते तो उन्हें रहने के लिए उपयुक्त किसी स्थान पर पहुंचाया जाता। फिर वे जीवित रहते और धीरे धीरे घर का रास्ता खोज लेते। यदि वे भाग्यशाली नहीं होते तो उन्हें ब्रह्मांड में किसी भयानक स्थान या वर्जित क्षेत्र में पहुंचाया जाता। उन्हें कभी पता नहीं चलता कि वे कैसे मरे। भले ही सिल्वियो एक पार्शल हेवनली ओवरलॉर्ड था और लेवल 9 सिविलाइजेशन लेलर के शिखर पर था, ब्रह्मांड में एक पार्शल हेवनली ओवरलॉर्ड केवल औसत था। केवल हेवनली ओवरलॉर्ड्स को ही सच्चा पावर हाउसेस माना जा सकता था। वे पूरे ब्रह्मांड में बेरोक टोक घूम सकते थे और ब्रह्मांड की सभी सभ्यताओं द्वारा उनका सम्मान किया जाता था। दूसरी ओर महान ऑलमाइटी ब्रह्मांड का एक बिग शॉट था। वे जहां भी जाते सनसनी फैला देते। जैसे ही सिल्वियो ने ब्लैक होल के केंद्र में भयानक शक्ति महसूस की, उसका चेहरा आतंक से भर गया। ये पहली बार था जब उसने एक हेवनली ओवरलॉर्ड की पूरी शक्ति का सामना किया और उसने खुद को बहुत असहाय महसूस किया। क्या यह एक हेवनली ओवरलॉर्ड की शक्ति थी? वास्तव में यह एक पार्शल हेवनली ओवरलॉर्ड के साथ बिल्कुल भी तुलनीय नहीं थी। कोई आश्चर्य नहीं कि लूफियन के सामने उसका कोई प्रतिरोध नहीं था और उसे केवल मारा जा सकता था। यह अंतर बहुत बड़ा था। सिल्वियो ने यहाँ तक महसूस किया कि यदि वह यहाँ होता तो वह केवल विस्फोट की शक्ति से ही मारा जाता। एक हेवनली ओवरलॉर्ड की पूरी शक्ति बहुत भयानक है। कितनी भयावह! ये कुछ ऐसा नहीं है जिसका हम विरोध कर सकें, सिल्वियो खुद से बड़बड़ाया। अध्याय 2625। वास्तव में सिल्वियो को नहीं पता था कि यह विशाल ब्लैक होल दो ओवरलॉर्ड्स की पूरी शक्ति के टकराने से नहीं बना था। इसके बजाय यह इसलिए बना था क्योंकि मदर ने कई सभ्यताओं को निगलने के बाद संचित ऊर्जा का विस्फोट किया था। वह शक्ति हेवनली ओवरलॉर्ड के आत्म विनाश से कम शक्तिशाली नहीं थी।
मदर अभी तक हेवनली ओवरलॉर्ड रैंक तक नहीं पहुंची थी। सिल्वियो की तरह वह भी केवल एक पार्शल हेवनली ओवरलॉर्ड थी। हालांकि उसके पास महान ऑलमाइटी द्वारा दिया गया एक खजाना था, इसलिए वह एक वास्तविक हेवनली ओवरलॉर्ड के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी पार्शल हेवनली ओवरलॉर्ड शक्ति पर भरोसा कर सकती थी। बेशक इस तरह की लड़ाई की कीमत चुकानी पड़ती थी। एक महान ऑलमाइटी के खजाने को नियंत्रित करना इतना आसान नहीं था। जबकि मदर लड़ी, वह अपनी जान भी गंवा रही थी। अंत में कोई रास्ता न होने पर मदर ने लूफियन को नीचे खींचने और उसके साथ मरने का फैसला किया। हालांकि किसने सोचा होगा कि भले ही लूफियन ने अभी अभी हेवनली ओवरलॉर्ड रैंक में कदम रखा था, वह एक साधारण हेवनली ओवरलॉर्ड की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली था। पागल होने के बाद उसकी ताकत और शारीरिक शक्ति दोनों को उच्च स्तर तक उठा दिया गया था। फिर भी लूफियन गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसे ठीक होने के लिए सेक्लूजन में रहना पड़ा। उस समय विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि यदि वह सावधान न हो तो एक हेवनली ओवरलॉर्ड भी मारा जा सकता था। एक पार्शल हेवनली ओवरलॉर्ड की तो बात ही छोड़ दें। तो कोई देख सकता था कि मदर का गंतव्य कितना मजबूत था। यहां तक कि लूफियन भी इतना शक्तिशाली प्रहार नहीं कर सकता था। सिल्वियो, जो ब्लैक होल के केंद्र में आया था, ने लड़ाई से बची ऊर्जा के उतार चढ़ाव को महसूस किया और इसने उसे डरा दिया। सिल्वियो की तर्क क्षमता के साथ वह पीछे की ओर काम करके उस समय की स्थिति को मोटे तौर पर समझ सकता था। इसीलिए वह चकित और डरा हुआ था। एक पार्शल हेवनली ओवरलॉर्ड के लिए जीवित रहना असंभव था, यहां तक कि एक हेवनली ओवरलॉर्ड भी विस्फोट के केंद्र में कष्ट सहेगा। इससे सिल्वियो को अपने अनुमान पर अधिक विश्वास हो गया। लूफियन जरूर घायल हुआ होगा और उसे ठीक होने के लिए सेक्लूजन में रहना पड़ा होगा। संभावना थी कि वह बुरी तरह घायल हो गया था। अपना मनचाहा उत्तर मिलने के बाद सिल्वियो ने राहत की सांस ली और जाने के लिए मुड़ गया। लूफियन शायद अल्पावधि में लेला वापस नहीं लौटेगा। आने वाले समय में सभी को मिलकर काम करने और तैयार रहने की जरूरत थी। सबसे पहले वह साहिल से जितनी जल्दी हो सके लेला आने के लिए कहेगा और फिर एलोरा के शरीर को बहाल करने में मदद करेगा। इन दो चीजों को पूरा करने के बाद सिल्वियो साहिल को ठीक से शिक्षित करने के लिए तैयार था। प्रतिभा और भाग्य अनिवार्य थे, क्योंकि एक निम्न स्तरीय सभ्यता से आने के बाद वह इस बिंदु तक पहुंचने में सक्षम था। उचित मार्गदर्शन के साथ लूफियन के लौटने से पहले उसके लिए वास्तविक हेवनली ओवरलॉर्ड रैंक में प्रवेश करना संभव हो सकता था। ब्लैक होल से बाहर निकलने के बाद सिल्वियो लेला की दिशा में आगे बढ़ा और बाधा को पार किया। लेला पहुंचने के बाद उसने साहिल के संचार उपकरण पर लेला का स्थान भेजा। साथ ही उसने एक संदेश संलग्न किया जिसमें साहिल को जितनी जल्दी हो सके आने के लिए कहा गया था। फिर उसने उन एरेस को स्थापित किया जिनकी एलोरा को अपने शरीर को बहाल करने के लिए आवश्यकता थी और साहिल के आने का इंतजार किया। साहिल इस समय अपने रास्ते पर था। आसपास का स्थान लगातार बदल रहा था। साहिल एक समय यात्री की तरह था। केवल ओवरलॉर्ड्स ही इस तरह यात्रा कर सकते थे, अंतरिक्ष की बाधाओं को नजरअंदाज करते हुए। वह उच्चतम 12 आयामी स्थान की तुलना में कहीं अधिक तेज था। सिस्टम के कारण चाहे साहिल कहीं भी हो, वह लगभग तुरंत दूसरों से संदेश प्राप्त कर सकता था। यहां तक कि ब्लैक होल्स भी कोई अपवाद नहीं थे। साहिल ने उस पर एक नज़र डाली और उसे नज़रअंदाज कर दिया। उसने पहले ही लेला की दिशा निर्धारित कर ली थी और लेला के आसपास पहुंचने तक इंतजार करेगा। एक लेवल 9 सिविलाइजेशन का क्षेत्र काफी बड़ा था। यदि वह सीमा तक पहुंच भी गया तो अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना बाकी था। अध्याय 2626। 5 कॉन्टिनेंट का एल्वन फॉरेस्ट वह जगह थी जहां एल्व्स रहते थे। 5 कॉन्टिनेंट लेला का सबसे केंद्रीय और सबसे बड़ा हिस्सा भी था। न केवल अनगिनत नस्लें इस पर रहती थीं, बल्कि 5 लेला ओवरलॉर्ड्स की मूर्तियां भी थीं, जिन्हें आमतौर पर 5 लेला रूलर्स के रूप में जाना जाता था। हर दिन लेला के सभी कोनों से अनगिनत प्राणी 5 लेला रूलर्स की पूजा करने आते थे। 5 कॉन्टिनेंट को 5 क्षेत्रों दक्षिण, पूर्व, उत्तर, पश्चिम और मध्य में विभाजित किया गया था, जो क्रमशः धातु, लकड़ी, पानी, आग और पृथ्वी के 5 सामान्य तत्वों का प्रतिनिधित्व करते थे। एल्वन फॉरेस्ट 5 कॉन्टिनेंट के सबसे दक्षिणी किनारे पर स्थित था, जो लकड़ी की विशेषता वाले क्षेत्र के एक छोटे से कोने पर कब्जा करता था। एल्व्स भी एक ऐसी नस्ल थी जिसके लिए लेला प्रसिद्ध थी। ऐसा नहीं था कि वे बहुत शक्तिशाली थे। इसके बजाय एल्वन महिलाएं इतनी सुंदर थीं कि लेला की कई ताकतें उनका पीछा करती थीं। विशेष रूप से प्रमुख ताकतों की युवा पीढ़ी। जिसके पास भी 2 एल्वन दासियां होंगी, वह अपने शकल में सबसे उत्कृष्ट बन जाएगा। युवा पीढ़ी के बीच जिन्हें एल्वन महिलाओं से पुरस्कृत किया जा सकता था, वे या तो वारिस थे या प्रत्यक्ष वंशज थे जिन्होंने अपनी ताकतों में महान योगदान दिया था। अतीत में एल्वन महिलाएं भूमिगत ताकतों का पसंदीदा लक्ष्य थीं। भूमिगत व्यापार जगत में एक एल्वन महिला को बहुत ऊंची कीमत पर बेचा जा सकता था। एल्व्स इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते थे। उनकी समग्र शक्ति पर्याप्त नहीं थी और उनके पास उनका पक्ष लेने के लिए कोई मजबूत सहारा नहीं था, इसलिए वे जितना संभव हो सके एक साथ रहकर अपनी गतिविधियों के दायरे को कम कर सकते थे। फिर भी
ये भी उन लोगों को नहीं रोक सका जो अमीर बनना चाहते थे। कहा जाता है कि एक समय में एक साथ इकट्ठा हुई हजारों एल्वन महिलाओं पर एक ही समय में एक ताकत ने कब्जा कर लिया था। इससे भारी सनसनी फैल गई थी। इसके बाद लेले की विभिन्न भूमिगत नीलामियों में कई एल्वन महिलाएं दिखाई दीं। उस ताकत ने इससे बहुत पैसा कमाया। एल्व्स इससे आग बबूला हो गए थे। कबीले के हजारों सदस्यों को खोना उनके लिए भी एक बहुत बड़ा नुकसान था। बहुत सारा पैसा खर्च करने के बाद उन्हें पता चला कि जिन लोगों ने उन पर हमला किया था वे विंजन्स थे जो 5 कॉन्टिनेंट के लकड़ी की विशेषता वाले दक्षिणी क्षेत्र में भी रहते थे। एल्वन क्वीन स्पष्टीकरण मांगने के लिए विंजन्स के पास गई, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उन्होंने एल्व्स से सबूत देने को कहा। हालांकि एल्व्स को सबूत कहाँ से मिलते? उन्होंने ये खबर भी बहुत भारी कीमत पर खरीदी थी। अंत में एल्वन क्वीन ने नफरत के साथ विंजन्स पर हमला किया, लेकिन विंजन्स के प्रमुख द्वारा गंभीर रूप से घायल कर दी गई। फिर उसने पद त्याग दिया। फिर वह रानी जिसने एल्व्स का भाग्य बदल दिया, आइसा ने एल्वन क्वीन का पद संभाला। पदभार संभालने के बाद आइसा ने कड़े सुधार शुरू किए। सबसे पहले एल्व्स एक ही जगह पर टिके नहीं रह सकते थे। उन्हें बाहर निकलना था और बाहरी दुनिया के संपर्क में आना था। आइसा ने जो पहला काम किया वह लेले की प्रमुख ताकतों का दौरा करना था और उन्हें एल्वन फॉरेस्ट का अनूठा वाटर ऑफ इटर्निटी, फाउंटेन ऑफ यूथ और एल्वन महिलाएं देना था। इससे उसे उन बड़ी ताकतों का पक्ष मिला। गुप्त रूप से जासूसी करने और चुपचाप अपहरण करने के बजाय कुछ महिलाओं को खुलेआम दे देना बेहतर होगा। शुरू में आइसा के विचार का लगभग पूरे कबीले ने विरोध किया था। आखिरकार कौन चाहेगा कि उसके लोग उन बड़े परिवारों के खिलौने बने? यदि वे पकड़े गए तो वे कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन यदि उन्हें बाहर भेजा गया तो क्या वे पूरे कबीले के पापी नहीं बन जाएंगे? हालांकि आइसा अपनी बात पर अड़ी रही। उसने जबरदस्त दबाव में अपनी योजना लागू की। चाहे उसका कबीला उसे कैसे भी देखे या उसकी पीठ पीछे उसे गाली दे, आइसा ने इसे चुपचाप सहा। उसका मानना था कि जब तक वह अपने विचारों पर अडिग रहेगी वह एल्व्स की यथास्थिति को बदल सकती है। इससे उन्हें शिकार की तरह पकड़े जाने की चिंता किए बिना सम्मानजनक तरीके से बाहर जाने की अनुमति मिलेगी। अध्याय 2627। सुधार के शुरुआती चरणों में आइसा को पीठ पीछे कई संदेह, आपत्तियां और यहां तक कि गालियां भी मिलीं। आखिरकार अपने लोगों को उन बड़ी ताकतों को खिलौने के रूप में देना वह नहीं था जो एल्व्स की क्वीन को करना चाहिए था। युगों युगों से एल्वन क्वींस ने हमेशा एल्व्स की रक्षा करना अपना कर्तव्य माना था। केवल आइसा ही सभी को बाहर भेजना और उन्हें आग के गड्ढे में धकेलना चाहती थी। हालांकि एल्व्स के लिए आइसा का तख्तापलट करना आसान नहीं था। आखिरकार उसके पास एल्व्स का विरासत में मिला खजाना था और जब तक वह इसे स्वेच्छा से नहीं छोड़ती वे इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते थे। आइसा ने इसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। उसने भारी दबाव में अपनी योजना लागू करने पर जोर दिया। वह जानती थी कि यदि वह एल्व्स का भाग्य बदलना चाहती है तो उसे असफलता के बाद उठना ही होगा। लेले की विभिन्न ताकतों को एल्वन महिलाओं को निशाना बनाने देने के बजाय वह एल्वन महिलाओं की कीमत खगोलीय रूप से बढ़ा देगी। एल्व्स को सबकी नज़रों में चलता फिरता पैसों का थैला बनाने के बजाय उदार होना और प्रमुख ताकतों का पक्ष लेने के लिए उन्हें सीधे दे देना बेहतर होगा। जहां तक एल्व्स की नासमझी की बात है, आइसा का मानना था कि उन्हें उसकी नेक नियतों को समझने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। जैसे ही एल्वन क्वीन आइसा ने लेले की शीर्ष ताकतों का दौरा करना शुरू किया और वाटर ऑफ इटर्निटी, फाउंटेन ऑफ यूथ और एल्वन महिलाएं देना शुरू किया, इससे उस समय लेले में काफी हलचल मच गई। सतह पर सभी ताकतें उदासीन थीं, लेकिन गुप्त रूप से वे सभी चाहते थे कि एल्वन क्वीन आइसा उनसे मिलने आए, क्योंकि इससे पता चलेगा कि उन्हें उसके द्वारा मान्यता दी गई है। साथ ही उन्हें कुछ लाभ भी मिल सकते थे। ये बस दोनों दुनियाओं का सबसे अच्छा हिस्सा था। बेशक प्रतिष्ठा अभी भी मुख्य बात थी। उदाहरण के लिए, यदि किसी एक ताकत को एल्व्स से मिलने का मौका मिला लेकिन दूसरी को नहीं, तो इसका मतलब होगा कि वे अन्य ताकतों की तुलना में अधिक मजबूत थे। लेले की सभी ताकतों के लिए प्रतिष्ठा बहुत महत्वपूर्ण थी। धीरे धीरे आइसा द्वारा मिलने वाली सभी ताकतें एल्व्स का गर्मजोशी से स्वागत करने लगीं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि वे एल्वन महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे और तब से एल्व्स के दोस्त बन जाएंगे। कुछ समय बाद लेले की लगभग सभी शीर्ष ताकतों को क्वीन आइसा द्वारा रिश्वत दी गई। उन्होंने सार्वजनिक रूप से ये भी कहा कि एल्व्स को उनके प्रभाव क्षेत्र में संरक्षित किया जाएगा और एल्वन महिलाओं को पकड़ना और बेचना प्रतिबंधित है। अन्यथा पकड़े जाने पर सभी को कड़ी सजा दी जाएगी। हालांकि भारी मुनाफे वाली इस तरह की चीज पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना असंभव था, लेकिन कम से कम वे इसका 99% हिस्सा रोक सकते थे। अब चीजें पहले से काफी बेहतर थीं। भले ही किसी ने हताशा में जोखिम उठाया हो, वे इसे केवल चुपचाप कर सकते थे, खुलेआम नहीं। सभी प्रमुख ताकतों के बयानों के साथ एल्व्स आखिरकार किसी भी समय पकड़े जाने की चिंता किए बिना एल्वन फॉरेस्ट छोड़ सकते थे। बाहरी दुनिया के संपर्क में आने के बाद एल्व्स ने विभिन्न संसाधनों के लिए अपनी विशिष्टताओं का आदान प्रदान करना शुरू कर दिया।
उनकी समग्र शक्ति में भी लगातार सुधार हो रहा था। बाहर भेजी गई एल्वन महिलाओं का भाग्य उतना दयनीय नहीं था जितना कि उन्हें पकड़कर बेचने पर होता था। कुछ बिग शॉट्स की रखेल भी बन गईं और असीमित गौरव का आनंद लिया। धीरे धीरे आयशा पर सवाल उठाने वाली आवाज़ें कम होती गईं, जब तक कि एक दिन वे अंततः गायब नहीं हो गईं। विरोध और संदेह से लेकर समर्थन और प्रशंसा तक, आयशा ने अपने लोगों के बीच अपनी छाप पूरी तरह से बदल दी और वह रानी बन गई जिसने एल्व्स का भाग्य बदल दिया। उन्हें एल्व्स के इतिहास में दर्ज किया जाएगा। हालांकि एल्व्स ने कुछ ताकतों को नाराज भी किया। वह अपरिहार्य था। लेला में इतनी ताकतें थीं कि उनकी गिनती नहीं की जा सकती थी। एल्व्स हर ताकत पर विचार नहीं कर सकते थे और दोस्ती करने के लिए केवल कुछ शीर्ष ताकतों को ही चुन सकते थे। अन्यथा ये तब भी पर्याप्त नहीं होता यदि वे सभी एल्वन महिलाओं को बाहर भेज देते। आयशा जानती थी कि एल्व्स के लिए आज जहां वे हैं वहां पहुंचना कितना कठिन था। अध्याय 2628। यदि आयशा चाहती थी कि यह जारी रहे तो उसे लेले की शीर्ष ताकतों के साथ संबंध बनाए रखने की आवश्यकता थी। इसलिए हर थोड़े समय में क्वीन आयशा एल्व्स का वाटर ऑफ इटर्निटी और फाउंटेन ऑफ यूथ, साथ ही विशेष रूप से प्रशिक्षित एल्वन महिलाओं को लेकर लेले की प्रमुख ताकतों से मिलने जाती थी। एल्व्स का सदी में एक बार होने वाला बलि समारोह भी एल्व्स के लिए लेला को अपनी ताकत दिखाने का एक अवसर था। लेले की वे सभी ताकतें जो एल्व्स की दोस्त थीं, उन्हें भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता था। साथ ही ये लेले के उन लोगों और ताकतों को बताने के लिए भी था जो अभी भी गुप्त रूप से एल्वन महिलाओं की जासूसी कर रहे थे कि एल्व्स अब अलग हैं। वे किसी के द्वारा भी नियंत्रित नहीं किए जाएंगे। यदि वे एल्व्स के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं तो उन्हें तैयार रहना चाहिए और भारी कीमत चुकाने के प्रति जागरूक होना चाहिए। इसलिए बलि समारोह एल्व्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। तैयारियां आमतौर पर कई साल पहले शुरू हो जाती थीं और एल्व्स अनिवार्य रूप से लेले की प्रमुख ताकतों को एक बिल्कुल नया रूप दिखाते थे। एल्व्स के बलि समारोह का समय करीब आता जा रहा था। पूरा कबीला व्यस्त था। सबसे ऊंचे टॉवर के अंदर नुकीले कानों वाली और परिपक्व आकर्षण बिखेरने वाली एक महिला सबसे ऊपरी मंजिल पर खड़ी थी और नीचे अपने व्यस्त कबीले को देख रही थी। वह आयशा थी, एल्वन क्वीन जिसने एल्व्स का भाग्य बदल दिया। लेले की सभी प्रमुख ताकतों को निमंत्रण भेज दिए गए थे और सभी ने सकारात्मक जवाब दिया था। एल्व्स अभी भी लेले में बहुत मजबूत नहीं थे। वे केवल औसत थे। हालांकि उनमें एक भारी आकर्षण था। आज उनके पास जो उपलब्धियां हैं वे एल्वन क्वीन आयशा से अविभाज्य थीं। यदि वह नहीं होती तो एल्व्स शायद अभी भी एक अंधेरा जीवन जी रहे होते। उन्हें अभी भी यह चिंता करनी पड़ती कि कुछ ताकतें उन्हें अगवा कर लेंगी और किसी भी समय बिग शॉट्स को खिलौने के रूप में बेच देंगी। उस समय एल्वन फॉरेस्ट में लोगों के समूह घूमते रहते थे जो एल्वन महिलाओं से भाग्य बनाने की उम्मीद करते थे। यदि वे एक को पकड़ लेते तो उन्हें बहुत बड़ा भाग्य मिल सकता था। ये खजाने की खोज के लिए साहसिक यात्रा पर जाने से बेहतर होता। खट 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 खट। अचानक दरवाजे पर लगातार तेज दस्तक सुनाई दी। आयशा, जो गहरी सोच में डूबी थी, ने भौहें सिकुड़ी। अंदर आओ, आयशा ने कहा। दरवाजा खुला और एक युवा महिला तेजी से अंदर आए। धप धप धप। उसके पैरों के तलवे लकड़ी के फर्श के लगातार संपर्क में थे। आगंतुक के भी नुकीले कान थे और वह कुछ हद तक आयशा जैसी दिखती थी। हालांकि वह अधिक युवा थी। मदर, युवा महिला हॉन्फने लगी। वह एल्वन क्वीन आयशा की बेटी एल्वन प्रिंसेस ईवी थी। हालांकि आयशा ने ईवी को जन्म नहीं दिया था, लेकिन आयशा ने उसे पाला था। उन दोनों ने एल्व्स की एक विशेष तकनीक का अभ्यास किया था जिसके लिए बार बार शिक्षा की आवश्यकता होती थी ताकि वे कई आनुवंशिक समानताएं साझा कर सकें। परिणामस्वरूप ईवी अधिक से अधिक आयशा की तरह दिखने लगी। हे भगवान, तुम बहुत उत्साहित लग रही हो। क्या कुछ अच्छा हुआ? आयशा मुड़ी और ईवी की ओर देखते हुए पूछा। मदर, मेरे पास आपको बताने के लिए खुशखबरी है। ईवी के चेहरे पर खुशी की मुस्कान चमक उठी। ओह, क्या खुशखबरी है? आयशा ने उत्सुकता से पूछा। मदर, अनुमान लगाओ। ईवी ने इसे तुरंत प्रकट नहीं किया बल्कि इसे गुप्त रखा। अध्याय 2629। ये दुर्लभ है कि कोई चीज तुम्हें इतना खुश कर सके। मुझे सोचने दो, आयशा ने गंभीर होने का नाटक करते हुए कहा। फिर जल्दी से सोचिए और देखिए कि क्या आप अनुमान लगा सकती हैं, ईवी ने आग्रह किया। जितना मैं तुम्हारे बारे में जानती हूँ, तुम जब से द स्पिरिट केज से वापस आए हो तब से इतनी खुश नहीं हुई हो। मुझे डर है कि केवल एक ही व्यक्ति है जो ऐसा कर सकता है। क्या तुम्हें साहिल से खबर मिली? आयशा ने मुस्कुराते हुए पूछा। मदर, आपने इतनी जल्दी कैसे अनुमान लगा लिया? कोई मजा नहीं, कोई मजा नहीं। मदर, आप मुझे परेशान कर रही हैं, ईवी ने असंतोष में मुंह फुलाया। वह अपनी मां को सरप्राइज देना चाहती थी लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि आयशा को इतनी जल्दी पता चल जाएगा। इसने ईवी को महसूस कराया कि उसकी बुद्धिमत्ता का अपमान हुआ है। क्या ये कठिन है? ईवी, क्या तुम नहीं जानती कि जब से तुम वापस आए हो, तुम केवल तभी मुस्कुराती हो जब हम साहिल के बारे में बात करते हैं। तुम आमतौर पर इतनी खुशी से नहीं मुस्कुराती हो। सच में? ईवी हकलाते हुए शर्मा गई।
हाँ, तुमने बस अपने चेहरे पर मुझे साहिल पसंद है नहीं लिखा था, आइसे ने मजाक किया। एल्विन क्वीन के रूप में उसे अपनी बेटी एक एल्विन प्रिंसेस को एक इंसान को पसंद करने से रोकने की पूरी कोशिश करनी चाहिए थी, क्योंकि न तो राजकुमारी और न ही एल्व्स की रानी अपना कौमार्य खो सकती थी। अन्यथा एल्व्स द्वारा कई वर्षों तक अभ्यास किए गए विशेष कौशल बेकार हो जाएंगे, जिससे वे एल्व्स के पुश्तैनी खजाने को विरासत में नहीं ले पाएंगे। फिर स्वाभाविक रूप से वे एल्विन क्वीन का पद ग्रहण नहीं कर पाएंगे। हालांकि आइसे का न केवल उसे रोकने का कोई इरादा था, बल्कि उसने ये भी सोचा कि ईवी और साहिल को एक साथ कैसे लाया जाए। ऐसा इसलिए था क्योंकि साहिल की पहचान एक बार फिर एल्व्स का भाग्य बदल सकती थी। भले ही एल्व्स के पास एक मजबूत आकर्षण था और वे अब काफी अच्छा कर रहे थे, यह इस आधार पर बना था कि एल्व्स प्रमुख ताकतों को वाटर ऑफ इटर्निटी, फाउंटेन ऑफ यूथ और एल्वन महिलाएं दे रहे थे। एक बार जब उन्होंने ऐसा करना बंद कर दिया तो एल्व्स वापस कष्ट झेलने लगेंगे। भले ही एल्व्स पहले से काफी बेहतर कर रहे थे, फिर भी आइसर संतुष्ट नहीं थी। वह एक बहुत मजबूत सहारा खोजना चाहती थी। यदि वह प्रमुख ताकतों के साथ सामाजिक मेलजोल किए बिना लेलो में अधिकार चाहती थी तो साहिल उसका लक्ष्य होगा। भले ही साहिल आइसर को पसंद करता हो, वह एल्व्स की खातिर बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी आश्रित बनने के लिए सहमत हो जाएगी। ईवी की तो बात ही छोड़ दें। आइसर के लिए साहिल की पहचान निश्चित रूप से चौंकाने वाली होनी चाहिए, क्योंकि उसके पास एक ऐसी सोल पावर थी जिससे वह खुद भी डरती थी। मैं नहीं हूँ। मदा, आप कितनी बड़ी सताने वाली हैं। मैं अब आपसे बात नहीं करना चाहती, ईवी फुफकारी। ठीक है, मैं तो बस मजाक कर रही थी। मुझे बताओ, साहिल ने क्या कहा? आइसर ने विषय बदल दिया। अब जब वे वापस विषय पर आ गए थे, ईवी फिर से मुस्कुरा दी। उसने खुशी से कहा, मदा, साहिल ने कहा है कि वह समय पर एल्व्स के बलि समारोह में आएगा। सच में? वह आ रहा है? आइसर की दिलचस्पी भी बढ़ गई। यदि साहिल बलि समारोह में आ पाता तो ये बहुत अच्छा होता। उसका मानना था कि साहिल की पहचान के साथ वह आने वाली सभी ताकतों को डरा देगा। तब एल्व्स एक और ऊंचाई तक उठने में सक्षम होंगे। हाँ, उसने अभी मुझसे हमारा स्थान पूछा है और वह अब अपने रास्ते पर है, आइसर ने सकारात्मक उत्तर दिया। जब उसने ये सुना तो आइसर ने थोड़ा भौहें से कुड़ी। साहिल ने ईवी से क्यों पूछा कि एल्व्स कहाँ स्थित हैं? क्या वह नहीं जानता था कि वे कहाँ हैं? अध्याय 2630। यह असंभव लग रहा था। हालांकि एल्व्स अब बहुत शक्तिशाली नहीं थे, लेकिन वे बहुत प्रसिद्ध थे। साहिल जैसा कुलीन व्यक्ति एल्व्स का स्थान कैसे नहीं जान सकता था? आइसर कारण नहीं समझ पाए, लेकिन इससे उसका मूड प्रभावित नहीं हुआ। इससे उसे साहिल की पहचान और ताकत पर भी संदेह नहीं हुआ। आखिरकार आइसर ने द स्पिरिट केज में साहिल से व्यक्तिगत रूप से लड़ाई लड़ी थी। भले ही उसने एल्व्स के विरासत में मिले खजाने का उपयोग किया हो, फिर भी तीर साहिल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका। साहिल के गुस्से के अंतिम विस्फोट ने आइसर को वास्तव में मौत के संकट का अनुभव कराया। साहिल की सोल बहुत शक्तिशाली थी। भले ही आइसर के पास एल्व्स का विरासत में मिला खजाना था, लेकिन साहिल का सामना करने पर वह तुरंत मारी जाती। तभी आइसर ने अनुमान लगाया कि साहिल की पहचान साधारण नहीं थी। अब जब साहिल आ रहा था, आइसर ने एक ऐसी योजना बनाना शुरू कर दिया जो उसने बहुत पहले तैयार की थी। उसे इसे लागू करने का मौका कभी नहीं मिला। अब साहिल यह अवसर लाया था। उसकी आंखों में नफरत का भाव दिखाई दिया और उसने एक मजबूत हत्यारा आभा बिखेरा। ये पहली बार था जब ईवी ने अपनी मां को इस तरह देखा। वह थोड़ी डर गई और पूछा, मदर, आपको क्या हुआ है? उसके शब्दों ने आइसर को भी हकीकत में वापस ला दिया। ओह, ये कुछ भी नहीं है। मैंने बस उस चीज के बारे में सोचा जो बहुत पहले हुई थी, आइसर ने लापरवाही से जवाब दिया। मदर, ऐसी क्या चीज है जो आपको इतना डरावना बना सकती है? ईवी ने चिंता से पूछा। ईवी, तुम अभी छोटी हो, इसलिए कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें जानने के लिए तुम अभी तैयार नहीं हो। मदर, मैं अब छोटी नहीं हूँ और मैं एल्विन प्रिंसेस हूँ, इसलिए मैं हमारे कुछ रहस्यों को जानने की हकदार हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि आपके मन में क्या है जिसके कारण आपने ऐसे खूनी भाव दिखाए, ईवी ने गंभीरता से कहा। उसने अभी अभी कहा था कि साहिल एल्व्स के बलि समारोह में शामिल होने के लिए आ रहा है, और फिर उसकी मां ने ऐसे खूनी भाव दिखाए। ईवी ने स्वाभाविक रूप से सोचा कि उसकी मां का मारने का इरादा साहिल से संबंधित था, इसलिए वह सवाल पूछती रही। हालांकि उसने नहीं सोचा था कि साहिल और उसकी मां के बीच कोई गहरी नफरत है, फिर भी वह समझना चाहती थी। आइसर ने अपनी बेटी की ओर देखा। उसने महसूस किया कि यदि उस योजना को लागू किया जाना है तो उसे ईवी की मदद की जरूरत पड़ सकती है। उसे पहले से बता देना कोई बुरी बात नहीं होगी। इसलिए आइसर ने पूछा, ईवी, क्या तुम्हें अभी भी याद है कि एल्व्स ने एक बार तबाही का सामना किया था? हजारों एल्वन महिलाओं को एक ही बार में ले जाया गया और लेलर में विभिन्न स्थानों पर बेच दिया गया। उस समय इसने बहुत सनसनी पैदा की थी। बेशक, मुझे याद है। वह हमारे कबीले का शाश्वत दर्द है। हमारे कबीले के हजारों सदस्यों को अन्य जानवरों के खिलौने बनने के लिए बेच दिया गया था।
उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया और उन्हें अपमानित किया गया। इस बिंदु पर ईवी की आंखें लाल हो गईं। ये स्पष्ट था कि वह उन तस्करी की गई महिलाओं के बारे में सोच रही थी। वह उस समय बहुत छोटी थी, लेकिन वह भूली नहीं थी। यह उनके कबीले का दर्द था, एक ऐसी नफरत जिसे मिटाया नहीं जा सकता था। यह अच्छा है कि तुम्हें याद है। तुम उस समय छोटी थी, इसलिए मैंने सोचा कि तुम भूल गई हो। आयशा ने सिर हिलाया। मैं कैसे भूल सकती हूँ? मैं उसे कभी नहीं भूलूंगी। मदर, आप सबसे अच्छी एल्वन क्वीन हैं और आप मेरी आदर्श भी हैं। यदि आप नहीं होती तो हम अभी भी अंधेरे में रह रहे होते और अन्य लोगों के शिकार के रूप में जीवन जीते, ईवी ने प्रशंसा के साथ कहा। एल्व्स का जीवनकाल मनुष्यों से बिल्कुल अलग था। जिस क्षण वे पैदा होते थे, वे अपने शरीर को पोषण देने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी के बीच लकड़ी विशेषता वाली आध्यात्मिक ऊर्जा को सोखते थे। इसलिए वे धीरे धीरे बढ़ते थे और उनका जीवनकाल बहुत लंबा होता था। भले ही ईवी अपने 20वें साल की एक इंसान जैसी दिखती थी, लेकिन वह वास्तव में सैकड़ों साल की थी। अध्याय 2631। नहीं, मैं पर्याप्त नहीं कर रही हूँ। एल्व्स का अभी भी एक गहरा द्वेष है जिसका हमने अभी तक बदला नहीं लिया है। यदि हम प्रतिशोध नहीं लेते हैं तो एल्व्स को हमेशा नीची नज़र से देखा जाएगा। जैसे ही आइसन ने यह कहा, उसकी आंखों में नफरत का भाव आ गया। उसके शरीर से एक हिंसक इरादा भी निकलने लगा। ये सुनकर ईवी को अचानक एहसास हुआ कि उसकी मां का हिंसक इरादा एल्व्स के बीच के रक्त संघर्ष को याद करने से था। इसलिए उसने उसे समझाने की कोशिश की, मदर, अपने आप पर बहुत अधिक दबाव न डालें। हालांकि आप एल्वन क्वीन हैं, लेकिन बदला लेना केवल आपकी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हर एल्वे का कर्तव्य है। हमें एकजुट होना चाहिए और उन कबीले वालों का बदला लेना चाहिए और उन नीच लोगों को इसकी कीमत चुकानी चाहिए। जब मैंने एल्वन क्वीन के रूप में पदभार संभाला था तो मैंने कसम खाई थी कि मैं एल्वन क्वीन के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान इस रक्त संघर्ष का बदला लूंगी, अन्यथा मुझे एल्व्स के पूर्वजों से मिलने में बहुत शर्मिंदगी होगी। मदर, कृपया ऐसा न कहें। भले ही आप बदला लेने में विफल रहें, फिर भी आप एल्व्स के इतिहास में सबसे अच्छी एल्वन क्वीन हैं। आपके बिना हम एल्वन फॉरेस्ट छोड़ने की हिम्मत भी नहीं करते। लेला में खुलेआम घूमने की तो बात ही छोड़ दें, ईवी ने जल्दी से कहा। उसने जो कहा वह सच भी था। भले ही आयशा बदला लेने में विफल रही, लेकिन इससे एल्व्स के प्रति उसके योगदान पर कोई असर नहीं पड़ेगा और न ही एल्व्स के बीच उसकी स्थिति डगमगाएगी। आयशा ने अपना सिर हिलाया और एक गंभीर स्वर में बात की। ईवी, अगर तुम्हें अब उन दरिंदों से प्रतिशोध लेने का मौका मिले तो क्या तुम उसे पकड़ने के लिए तैयार रहोगी? बेशक, मैं रहूंगी। मदर, बस मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है। जब तक मैं एल्व्स का बदला ले सकती हूँ, मैं कुछ भी करूंगी, ईवी ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। मौका अब आ गया है। ये बलि समारोह हमारे लिए बदला लेने का सबसे अच्छा समय है। आयशा की आंखें ठंडक से चमकीं। मॉम, क्या आप चाहती हैं कि साहिल मदद करे? ईवी ने अनुमान लगाया कि उसकी मां क्या सोच रही थी। हाँ, साहिल के पास युवा पीढ़ी में सबसे शक्तिशाली सोल पावर है जिसे मैंने कभी देखा है। उसकी पहचान निश्चित रूप से सरल नहीं होगी। चूंकि वह इस बलि समारोह में आ रहा है, ये हमारा सबसे अच्छा अवसर होगा। यदि हम इसे गंवा देते हैं तो हमारे पास लंबे समय तक बदला लेने का दूसरा मौका नहीं होगा। हम अपने दुश्मनों की ताकत जानते हैं, इसलिए इसे अकेले करना हमारे लिए कठिन है। आयशा ने सिर हिलाया और स्वीकार किया। हालांकि लेले की अन्य ताकतों के एल्व्स के साथ अच्छे संबंध थे, लेकिन यह संबंध इसलिए बना रहा क्योंकि एल्व्स ने उन्हें बहुत सारे लाभ दिए थे। हालांकि वे एल्व्स की खातिर अन्य ताकतों को नष्ट करने के लिए किसी भी हद तक नहीं जाएंगे क्योंकि लाभ पर्याप्त नहीं थे। लेले की प्रमुख ताकतों के बीच किसी भी बड़े मामले पर निर्णय लेने से पहले नफा नुकसान तौलने के लिए एक मुख्य बैठक आयोजित की जाती थी। जब तक उन्हें दिलचस्पी लेने के लिए पर्याप्त कारण न हो, कोई निर्णय स्वीकृत नहीं किया जाता था। यहाँ तक कि परिवारों के प्रमुख भी निर्णय नहीं ले सकते थे। एल्व्स के लिए विंजेंस को नाराज करना, यह इसके लायक नहीं होगा। किसी को ये जानना चाहिए कि विंजेंस को सिर्फ इसलिए नहीं मिटाया जा सकता क्योंकि कोई ऐसा चाहता है। लेला में कई ताकतें विंजेंस को मिटा सकती थीं, लेकिन बहुत से लोग खुद को नुकसान पहुंचाए बिना ऐसा नहीं कर सकते थे। लेकिन मदद, भले ही साहिल में वह क्षमता हो, क्या वह मदद करेगा? आखिरकार हम एक दूसरे को लंबे समय से नहीं जानते हैं और हमारा रिश्ता उतना अच्छा नहीं है, ईवी ने कुछ चिंता के साथ पूछा। तब ये तुम पर निर्भर करेगा। आयशा मुस्कुराए। मुझ पर निर्भर करेगा? नहीं नहीं, मैं यह नहीं कर सकती। साहिल मेरी बात क्यों सुनेगा? मुझ में वह क्षमता नहीं है। ईवी ने बार बार अपना सिर हिलाया। उसे वास्तव में साहिल से एल्व्स की मदद करवाने का आत्मविश्वास नहीं था। अध्याय 2632। ये सिर्फ एक व्यक्ति से संबंधित मामला नहीं था, बल्कि एक पूरी ताकत का था। भले ही साहिल एल्व्स की सहायता करने के लिए तैयार हो, क्या उसका समर्थन करने वाली ताकत ऐसा करने के लिए तैयार होगी? क्या ये साहिल के उन लोगों के साथ संबंधों को खतरे में डालेगा जो उसका समर्थन कर रहे हैं? ये सभी कारक थे जिनके लिए सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता थी। ईवी, मेरी बात सुनो।
मैंने साहिल का सावधानीपूर्वक निरीक्षण किया है। वह एक बहुत ही उत्साही व्यक्ति है और वह अपने आसपास के दोस्तों के लिए बहुत अच्छा है। मेरा मानना है कि तुम भी यह जानती हो। इसके अलावा वह उन बड़ी शक्तियों के वारिसों की तरह अहंकारी और गर्वित नहीं है। हम निश्चित रूप से उससे सीधे मदद नहीं मांग सकते, लेकिन अगर वह यहाँ रहने के दौरान किसी दुश्मन के हमले का सामना करता है और वह वही जगह होती है जहाँ वह रहता है, तो उसके चरित्र को देखते हुए साहिल चुपचाप नहीं बैठेगा। लेकिन इस मामले में क्या हम उसका फायदा नहीं उठा रहे हैं? मदर, मैं यह नहीं चाहती, ईवी ने विरोध किया। ईवी, तुम्हें यह जानना होगा कि बदला लेने का ये हमारे पास सबसे करीबी अवसर है। एक बार जब हम इसे गंवा देते हैं तो हमें नहीं पता कि हमें दूसरा कब मिलेगा। चूंकि हम एक ही क्षेत्र में हैं, वे दरिंदे हमें विकसित नहीं होने देंगे। क्या तुम हमारे उन सभी कबीले वालों को जिन्हें तड़पा तड़पा कर मार डाला गया, बाकी शिकायतों के साथ मरने देने के लिए तैयार हो? आयशा ने गहरी आवाज में पूछा। मैं ईवी बहुत देर तक बिना कुछ कहे हकलाती रही। वह इतनी चिंतित थी कि लगभग रो पड़ी। वह उन कबीले वालों का बदला लेना चाहती थी, लेकिन वह साहिल का फायदा भी नहीं उठाना चाहती थी। दुविधा में उसकी आंखें भर आईं और आंसू गिरने लगे। ये देखकर आयशा ईवी के पास गई और उसका सिर छूने के लिए हाथ बढ़ाया। उसने ईवी को धीरे से सांत्वना दी। अच्छी बच्ची, बस वैसा ही करो जैसा मैं कहती हूँ। मैं इस मामले की सावधानीपूर्वक योजना बनाऊंगी और मैं गारंटी देती हूँ कि साहिल को कभी पता नहीं चलेगा। यह उसके साथ तुम्हारे रिश्ते को प्रभावित नहीं करेगा। मदर, साहिल मेरा रक्षक है। यदि वह नहीं होता तो मेरा भाग्य उन तस्करी किए गए कबीले वालों से बेहतर नहीं होता। क्या हम ऐसा करके उपकार का बदला शत्रुता से नहीं चुका रहे हैं? ईवी ने सिसकते हुए पूछा। उसकी राय में अपने रक्षक का उपयोग करना उपकार का बदला नफरत से चुकाने के बराबर था। बिल्कुल नहीं। इसके बारे में मत सोचो। समय आने पर मैं स्थिति के अनुसार काम करूंगी। मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि वे दरिंदे साहिल के लिए सिर्फ चींटियां हों और वह मेरे कार्रवाई करने से पहले उन्हें मिटाते समय खुद को नुकसान न पहुंचाए। यदि साहिल के पीछे की ताकत उतनी शक्तिशाली नहीं है जितनी मैं कल्पना करती हूं, तो हम पूरी योजना छोड़ सकते हैं। तुम्हें क्या लगता है? आयशा के बोलने के बाद उसने ईवी को करीब से देखा, उसके जवाब का इंतजार करते हुए। ईवी नहीं कहना चाहती थी, लेकिन उसने अचानक अपनी मां की आंखों में भीख मांगने का एक निशान देखा। इसने ईवी को चौंका दिया। उसकी मां एल्वन क्वीन थी। अपनी ताकत के भरोसे उसने एल्व्स का भाग्य शिकार होने से बदलकर एल्वन फॉरेस्ट से बाहर निकलने में सक्षम होने तक पहुंचाया। साथ ही उसने अद्वितीय उपलब्धियां भी हासिल कीं। कबीले की नज़रों में सबसे प्रशंसित नेता की आंखों में वास्तव में एक याचना भरी नज़र थी। जैसे ही ईवी के इनकार के शब्द उसकी जुबान की नोक पर पहुंचे, उसने उन्हें निगल लिया। अंत में वह केवल असहाय होकर ही कह सकी, तब मुझे क्या करना चाहिए? ईवी का जवाब सुनकर आयशा के चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई। ईवी उसकी योजना का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा थी। योजना के पूर्ण कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए उसकी सहमति आवश्यक थी। धन्यवाद, ईवी, आयशा ने गंभीरता से कहा। मदर, आपको मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। मैं न केवल एल्व्स की सदस्य हूँ, बल्कि मैं एल्वन प्रिंसेस भी हूँ, इसलिए मुझे एल्व्स के लिए कुछ करना ही चाहिए। ईवी ने जवाब दिया। मैं उन हजारों एल्व्स के लिए बोल रही हूँ जिन्हें वस्तुओं के रूप में बेचा गया था। जहाँ तक मुझे पता है, उनमें से 1% से भी कम जीवित बचे हैं। बाकी सब मर चुके हैं और मरने से पहले उन सभी को प्रताड़ित किया गया था। कोई यह भी कह सकता है कि वे नफरत के साथ मरे। अध्याय 2633। अपनी मां की याचना भरी आंखों का सामना करते हुए ईवी के पास योजना को लागू करने में उसकी मदद करने के लिए अनिच्छा से सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वे एल्व्स के रक्त संघर्ष का बदला लेने के लिए साहिल की ताकत और पृष्ठभूमि का उपयोग करेंगे। वह अपने रक्षक साहिल का फायदा नहीं उठाना चाहती थी, लेकिन वह अपनी मां की याचना भरी आंखों का विरोध नहीं कर सकी। तभी ईवी ने पाया कि उसके दिल में सर्वशक्तिमान मां भी कभी कभी कमजोर और असहाय हो सकती है। इसलिए उसके पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। योजना जटिल नहीं थी। साहिल के आने के बाद वे उसके रहने के लिए एक स्वतंत्र जगह की व्यवस्था करेंगे, जिसमें ईवी उसके साथ होगी। फिर एल्वन क्वीन आइस वेंजेंस को आकर्षित करने के लिए लोगों का नेतृत्व करेगी। फिर दोनों पक्षों के बीच साहिल के रहने की जगह से कुछ ही दूरी पर एक संक्षिप्त लड़ाई होगी। जब साहिल लड़ाई की आवाज़ सुनेगा तो वह निश्चित रूप से कारण पूछेगा। फिर ईवी साहिल को समझाएगी कि वेंजेंस ने क्या किया, कैसे वे गुप्त रूप से एल्वन महिलाओं को पकड़ रहे थे और लाभ के लिए उन्हें लेला में बेच रहे थे। उन्होंने एक बार में हजारों एल्वन महिलाओं को भी पकड़ा और उन सभी को बेईमान व्यापारियों को बेच दिया। समझाते समय ईवी साहिल को कुछ तस्वीरें भी दिखाएगी। वे सभी उन अमानवीय यातनाओं के बारे में थीं जो एल्वन महिलाओं को बेचे जाने के बाद झेलनी पड़ी थीं। वे आत्महत्या भी नहीं कर सकती थीं, इसलिए उन्होंने मरने तक खामोशी से अंतहीन दर्द और यातना सही।
लगभग हर एल्वन महिला के मरने के बाद उनके शरीर पर घाव के निशान होते थे और वे शिकायतों के साथ मरती थीं। आयशा के अवलोकन के अनुसार साहिल के चरित्र को देखते हुए वह निश्चित रूप से चुपचाप नहीं बैठेगा। यदि वह अभी भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहता है तो आयशा विंजेंस को वहां ले जाएगी जहां साहिल रहता है और विंजेंस को साहिल पर हमला करने के लिए बरगलाएगी। इस तरह साहिल के पास कार्रवाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। एक महाशक्ति के उत्तराधिकारी के रूप में साहिल के पास सहने का कोई कारण नहीं था जब कोई खुलेआम उसे परेशान कर रहा हो। जब तक वे साहिल और विंजेंस के बीच संघर्ष पैदा करते, योजना सफल हो जाती। आयशा ने सोचा कि साहिल लेले की एक महाशक्ति द्वारा गुप्त रूप से प्रशिक्षित उत्तराधिकारी होना चाहिए। इस तरह के उत्तराधिकारी का दर्जा बहुत ऊंचा होता था। एक मौका था कि वह भविष्य में अपनी ताकत का नियंत्रक बन जाएगा। भले ही वह विफल हो गया, फिर भी वह कम से कम नंबर 2 या 3 तो होगा ही। यदि दोनों पक्ष असली लड़ाई लड़ते या यदि साहिल घायल हो जाता तो उसके पीछे की ताकत पागल हो सकती थी और विंजेंस का सफाया कर सकती थी, जिससे वे दरिंदे ब्रह्मांड से गायब हो जाते। इस तरह एल्व्स की कसम खाई हुई नफरत का बदला लिया जाएगा। हालांकि एल्व्स वे नहीं थे जिन्होंने उन्हें नष्ट किया, वे तब तक खुश रहेंगे जब तक विंजेंस को वह सजा मिल जाती जिसके वे हकदार थे। आयशा ने महसूस किया कि एल्व्स की वर्तमान ताकत के साथ बदला लेना लगभग असंभव था। उन्हें हजारों या लाखों वर्षों में भी मौका नहीं मिलता। विंजेंस और एल्व्स 5 कॉन्टिनेंट के दक्षिणी जिले में एक साथ रहते थे और दोनों कबीले बहुत करीब थे। विंजेंस संभवतः एल्व्स को उस बिंदु तक विकसित होते हुए नहीं देख सकते थे जहां वे एक खतरा बन सकें। इसलिए वे एल्व्स को उस स्तर तक पहुंचने से पहले ही रोकने का रास्ता खोज लेंगे। इससे एल्व्स के बदला लेने की संभावना और भी कम हो जाएगी। इसलिए वे अपने हाथों से अपने दुश्मनों को मारने के लक्ष्य का पीछा नहीं करना चाहते थे। वे तब तक ठीक रहेंगे जब तक विंजेंस को वह सजा मिल जाएगी जिसके वे हकदार थे। माँ और बेटी ने इस बारे में विस्तार से चर्चा की कि इसे स्वाभाविक कैसे बनाया जाए ताकि साहिल को पता न चले। आयशा समझ गई थी कि साहिल की बुद्धिमत्ता के साथ उसके पास समय आने पर सोचने का समय नहीं हो सकता है। हालांकि एक बार जब वह शांत हो जाता और जो हुआ उसे याद करता तो वह अनुमान लगा लेता कि एल्व्स उसका उपयोग कर रहे थे। आयशा सिर्फ ईवी को ये कहकर सांत्वना दे रही थी कि साहिल ध्यान नहीं देगा। इस समय आयशा अब और परवाह नहीं कर सकती थी। शुरू में वह केवल ईवी और साहिल को एक साथ लाना चाहती थी। अध्याय 2634। यदि ऐसा होता तो आयशा का अनुमान था कि साहिल और उसके पीछे की ताकत के समर्थन से उनके लिए विंजेंस के लिए मुसीबत खड़ी करना आसान होता। हालांकि ऐसा नहीं होना था। साहिल को ईवी से संपर्क किए हुए कई साल बीत चुके थे। कोई देख सकता था कि आखिरकार साहिल ईवी को लेकर गंभीर नहीं था। वह हमेशा से ईवी का एक तरफा प्यार रहा था। चूंकि वह काम नहीं आया, आयशा केवल साहिल का उपयोग कर सकती थी। भले ही साहिल ईवी का रक्षक था और यह अनैतिक था, लेकिन सभी एल्व्स से जुड़े रक्त संघर्ष के बारे में आयशा कुछ नहीं कर सकती थी। यदि उसने यह मौका गंवा दिया तो दूसरा मौका नहीं मिलेगा। सबसे खराब स्थिति में सब कुछ हो जाने के बाद वह साहिल और उसके पीछे की ताकत को अधिकतम मुआवजा देगी। वैसे भी साहिल को कोई नुकसान नहीं होगा। माँ और बेटी द्वारा योजना पर चर्चा करने के बाद आयशा अपने काम पर चली गई। एल्व्स का सदी में एक बार होने वाला बलि समारोह होने वाला था। एल्वन क्वीन के रूप में वह निश्चित रूप से बहुत व्यस्त थी। उन्हें अच्छी तरह से तैयार होने और इतने बड़े आयोजन में कोई गलती न करने की जरूरत थी। अगले दिनों में एल्वन प्रिंसेस ईवी, जो मूल रूप से जीवंत और मासूम थी, उदास हो गई। उसकी पिछली गर्मजोशी भरी मुस्कान गायब हो गई थी और वह अक्सर उदास होकर अकेले बैठ जाती थी। आयशा से परिचित कुछ एल्वन महिलाएं सोचती थीं कि उनकी राजकुमारी को क्या हुआ है। एल्व्स के बीच केवल एल्वन क्वीन आयशा ही जानती थी कि ईवी अभी भी अपने रक्षक साहिल का उपयोग करने को स्वीकार नहीं कर पा रही है। वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती थी। जो कहना जरूरी था वह कह दिया गया था और जो करना जरूरी था वह कर दिया गया था। अब यह ईवी पर निर्भर था कि वह खुद को मनाए। इस बिंदु पर आयशा अब इस योजना को नहीं छोड़ सकती थी। जब तक विंजेंस को हराया जा सकता था, आयशा एल्वन क्वीन के रूप में पद छोड़ने या मुकदमे का सामना करने के लिए तैयार थी। जब आयशा अभी भी एल्वन प्रिंसेस थी, उसने अपने हजारों लोगों की तस्करी का अनुभव किया था। उस समय एल्वन महिलाएं सभी के द्वारा खरीदी और बेची जाने वाली दासियां थीं। कुछ लोग एल्वन महिलाओं को खरीदने के बाद उनसे ऊब भी जाते थे, इसलिए वे उन्हें फिर से सस्ती कीमत पर बेच देते थे। वे एल्वन महिलाओं को इंसान समझते ही नहीं थे। कई एल्वन महिलाओं को कई बार हाथ बदलने के बाद तड़पा तड़पा कर मार डाला गया। उस समय आयशा ने अपने दिल में चुपचाप कसम खाई थी कि विंजेंस को गिराना इस जीवन में उसका कर्तव्य होगा। चाहे कीमत कितनी भी अधिक क्यों न हो, यह इसके लायक होगा। फिर भी इतने सालों तक एल्वन क्वीन के रूप में सेवा करने के बाद वह अभी भी विंजेंस को नष्ट करने का मौका नहीं ढूंढ पाई, यहाँ तक कि उसने एल्व्स को शिकार के रूप में व्यवहार किए जाने के उनके भाग्य को बदलने के लिए नेतृत्व किया। जब साहिल प्रकट हुआ तो आयशा को आशा दिखी।
इसलिए वह हर कीमत पर उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी। समय दिन ब दिन इसी तरह बीतता गया। पलक झपकते ही आधा साल बीत गया था। साहिल की उस गति पर भी जो अंतरिक्ष को नज़रअंदाज कर सकती थी, वह अभी भी लेलर नहीं पहुंचा था। तो कोई देख सकता था कि लेलर अर्थ से कितनी दूर थी। इस दूरी को अब इकाइयों में नहीं मापा जा सकता था। आधे साल से अधिक समय से बिना रुके सड़क पर रहने के कारण साहिल थोड़ा थका हुआ महसूस कर रहा था। शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि मानसिक रूप से। एक पार्शल हेवनली ओवरलॉर्ड की ताकत के साथ वह 1000 या 10,000 साल की यात्रा पर भी नहीं थकता, आधे साल की यात्रा तो दूर की बात है। फिर भी इतने लंबे समय में यह पहली बार था कि साहिल के पास बात करने के लिए कोई नहीं था। अकेलेपन की एक अभूतपूर्व भावना ने उसे घेर लिया। अपने मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए साहिल ने रुकने और आराम करने के लिए बुद्धिमान जीवन वाले ग्रह या महाद्वीप को खोजने का फैसला किया। वह बात करने के लिए किसी को ढूंढना चाहता था और अपनी बोरियत दूर करना चाहता था। अध्याय 2635। आम लोगों के लिए दूरी अकल्पनीय थी, अर्थ के मिल्की वे से लेवल 9 सिविलाइजेशन लेलर तक। अब इसकी गणना विशिष्ट इकाइयों में नहीं की जा सकती थी। साहिल की पार्शल हेवनली ओवरलॉर्ड ताकत और कई बार स्थान बदलने के बावजूद वह आधे साल बाद भी नहीं पहुंच सका। इतनी लंबी दूरी के साथ अनगिनत सभ्यताएं थीं। बेशक उनमें से अधिकांश निम्न स्तरीय सभ्यताएं थीं। उच्च स्तरीय सभ्यताएं दुर्लभ थीं और वे सभी लेवल 7 और लेवल 8 सभ्यताएं थीं। एकमात्र निकटतम लेवल 9 सिविलाइजेशन लेलर थी। विशाल आकाशगंगाओं के बीच एक लेवल 4 सिविलाइजेशन साहिल और लेलर के बीच आधे रास्ते में स्थित थी। चूंकि साहिल आधे साल तक बात करने के लिए किसी के न होने के अकेलेपन को बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए उसने विशाल आकाशगंगा के पास अपनी यात्रा रोक दी। जैसे ही उसने आगे तारों वाली सभ्यता को देखा और जीवित प्राणियों की सांस महसूस की, साहिल उसमें गोता लगा गया, कुछ मनुष्यों या अन्य बुद्धिमान जीवन रूपों से बात करने के लिए तैयार। आधे साल से अधिक समय तक न बोलने के बाद वह लगभग भूल ही गया था कि कैसे बोलना है। साहिल अपने जन्म के बाद से केवल कुछ दर्जन साल ही जिया था। यदि उसने सिस्टम प्राप्त नहीं किया होता तो वह एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति होता। अर्थस्टार किंगडम जैसी सभ्यताओं के साथ तुलना नहीं कर सकती थी। उदाहरण के लिए, स्टार किंगडम की प्रमुख ताकतों के ग्रैंड मास्टर्स को किसी क्षेत्र को एकांत में तोड़ने या गुप्त तकनीक का अभ्यास करने के लिए सैकड़ों वर्षों की आवश्यकता हो सकती है। एकांत में साहिल की हर सफलता 3 दिनों से अधिक नहीं टिकती थी। स्वाभाविक रूप से वह बात करने के लिए किसी के बिना आधे साल से अधिक समय तक अकेले रहने का आदी नहीं था। यदि अन्य बुद्धिमान प्राणियों को पता होता कि साहिल 100 साल से भी कम समय में एक सच्चा ओवरलॉर्ड बन गया है और वह ओवरलॉर्ड रेल में अंतिम हेवनली ओवरलॉर्ड रैंक के करीब था, तो पता नहीं उनकी प्रतिक्रिया क्या होती। शायद कोई उस पर विश्वास नहीं करता। आखिरकार ये बहुत अतिरंजित था। सेंट्स में से किसने अपनी रैंक हासिल करने के लिए हजारों या दसियों हजार साल नहीं लिए, एक पार्शल हेवनली ओवरलॉर्ड की तो बात ही छोड़ दें। उन्हें अभी भी डिवाइन रेल्म पार करने की जरूरत थी। यहाँ तक कि सिल्वियो, एक बूढ़ा व्यक्ति जो अनंत वर्षों तक जीवित रहा था, यदि वह ये जानता तो चौंक जाता। साहिल के बाउंडलेस गैलेक्सी में प्रवेश करने के बाद वह गहराई में नहीं गया और सीधे निकटतम जीवित ग्रह पर उतरा। अब उसे अपनी बोरियत दूर करने के लिए बात करने के लिए किसी की तत्काल आवश्यकता थी। प्लैनेट ब्रेकन वह जीवित ग्रह था जहां साहिल आया था। हालांकि यह लेवल 4 सिविलाइजेशन की विशाल आकाशगंगा का सबसे बाहरी ग्रह था, फिर भी यह अर्थ से बहुत बड़ा था। यह आकार में सन के बराबर था। इस समय प्लैनेट ब्रेकन में एक चौड़ी सार्वजनिक सड़क पर 3 गाड़ियां तेजी से चल रही थीं। गाड़ियों की टीम के आगे और पीछे, साथ ही चारों ओर दर्जनों मवेशियों जैसे जानवर थे। प्रत्येक जानवर पर एक आदमी सवार था। ये आदमी वर्दी में थे। वे गार्ड के रूप में कार्य करते हुए गाड़ियों में बैठे लोगों की रक्षा के लिए बाहर थे। जब साहिल प्लैनेट ब्रेकन पहुंचा तो उसने गाड़ियों की टीम देखी। साहिल, जिसने आधे साल से किसी से बात नहीं की थी, अचानक खुश महसूस करने लगा कि उसने आखिरकार एक जीवित व्यक्ति को देखा। इसलिए वह तुरंत गाड़ियों की टीम के सामने रुक गया। रुको, आगे रास्ता रोकते हुए किसी को देखकर गार्ड के प्रमुख ने अपना हाथ लहराया और पीछे की गाड़ियों को रुकने का संकेत दिया। सभी गाड़ियां चौड़ी सार्वजनिक सड़क पर करीने से खड़ी थीं। क्या मैं जान सकता हूं कि आप कौन हैं? आप मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हैं? कैप्टन ने साहिल को बिजली जैसी आंखों से घूरते हुए पूछा। उसी समय उसका शरीर तनावपूर्ण था और किसी भी समय कार्रवाई करने के लिए तैयार था। अध्याय 2636। अन्य गार्डों ने तीनों गाड़ियों की सुरक्षा के लिए अपना घेरा कड़ा कर लिया। गार्ड अलर्ट पर थे। वे सभी टीम के सामने रास्ता रोके खड़े साहिल को देख रहे थे। अनुभवी गार्डों के रूप में उन्होंने सहज रूप से महसूस किया कि इस अचानक नाकाबंदी से कुछ भी अच्छा नहीं होगा। साहिल कैप्टन की आवाज़ सुनकर बहुत उत्साहित था। उसने काफ़ी समय से किसी से बात नहीं की थी। यदि उसने इसे और अधिक समय तक रोके रखा तो वह बात करना भी भूल सकता था। मेरे दोस्त, मुझे गलत मत समझो। मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था और लिफ्ट लेना चाहता था। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये ठीक है।
साहिल ने उत्साहपूर्वक उत्तर दिया, हमें कुछ ज़रूरी काम करना है, इसलिए मैं आपको अपने साथ नहीं ले जा सकता। कृपया समझें, कैप्टन ने विनम्रता से उत्तर दिया। जब वे यात्रा कर रहे थे तो अधिक करने की तुलना में कम करना बेहतर था। उसने नहीं सोचा था कि इस जंगल में कोई अकेला होगा जिससे वे इतने संयोगवश टकरा जाएंगे। दुनिया में इतने सारे संयोग कैसे हो सकते हैं? किसी को ये जानना चाहिए कि इस सार्वजनिक सड़क पर बहुत सारे लुटेरे थे। तो एक युवक यहाँ चलने की हिम्मत क्यों करेगा? मेरे दोस्त, मैं आपको भुगतान कर सकता हूँ। कृपया मुझे लिफ्ट दें, मुझे बस बात करने के लिए किसी की ज़रूरत है, साहिल ने जारी रखा। आधे साल से अधिक समय के बाद उसे आखिरकार एक इंसान मिला जिससे वह बात कर सकता था। वह दूसरे व्यक्ति को ऐसे कैसे जाने दे सकता था? भाई, ऐसा नहीं है कि हम आपको ले जाना नहीं चाहते, लेकिन हमारा कुछ ज़रूरी काम चल रहा है, इसलिए कृपया रास्ते से हट जाए। कैप्टन अडिग रहा। उसकी राय में उसके सामने मौजूद युवक को निश्चित रूप से लुटेरों के किसी गिरोह ने नेतृत्व करने के लिए भेजा होगा। एक बार जब उसे टीम में शामिल होने की अनुमति मिल गई और वह उनकी ताकत समझ गया, तो गिरोह को उन्हें घेरने और लूटने में देर नहीं लगेगी। ऐसा 1 या 2 बार से ज्यादा हो चुका था। दूसरे व्यक्ति की आंखों में सतर्कता महसूस करते हुए साहिल कड़वाहट से मुस्कुराया और कहा, मेरे दोस्त, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है। क्या मैं एक बुरा व्यक्ति दिखता हूँ? वह उस कारण को समझ गया जिसके कारण दूसरे पक्ष ने उसे नहीं लिया। आखिरकार यह अर्थ नहीं बल्कि ब्रह्मांड की एक और सभ्यता थी। वहां कोई कानून नहीं था जो सभी को बांधता हो। अर्थ को छोड़कर जहां से साहिल आया था, हर कोई उच्च शक्ति वाले लोगों का सम्मान करता था। यदि किसी की ताकत या पृष्ठभूमि मजबूत होती तो वे बिना किसी सजा के कमजोरों को अपनी मर्जी से मार सकते थे। लॉ एनफोर्समेंट टीम आमतौर पर सिर्फ दिखावा करती थी। हालांकि अर्थ पर यह बिल्कुल अलग था। चाहे मजबूत हो या कमजोर, हर कोई कानून द्वारा सुरक्षित था। कोई बिना किसी कारण के साधारण लोगों को अपनी मर्जी से नहीं मार सकता था, अन्यथा सरकार द्वारा भेजे गए अधिकारियों द्वारा उनका शिकार किया जाता। साहिल ने सोचा कि यह कुछ ऐसा है जो अर्थ ने बेहतर किया है। आखिरकार वह कभी साधारण लोगों में से एक था। बेशक, चाहे कोई कहीं भी हो, हमेशा विशेषाधिकार प्राप्त लोग होंगे। यह एक अपरिवर्तनीय तथ्य बना रहा। हालांकि यदि साहिल अर्थ पर होता तो रास्ते में लिफ्ट लेना काफी आसान होता। फिर भी यह अन्य सभ्यताओं में काम नहीं करेगा। लड़के, मेरे सामने बेचारा होने का नाटक करना बंद करो। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे नहीं पता कि तुम जैसे नीच लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? तुम हमारे बीच घुसपैठ करना चाहते हो, हमारी ताकत समझना चाहते हो और फिर खबर वापस भेजना चाहते हो कि क्या तुम हमें खुद हरा सकते हो? यदि नहीं, तो तुम हमें पकड़ने और सब कुछ लूटने के लिए किसी अन्य लुटेरे गिरोह से संपर्क करोगे। मेरी बात सुनो, इसके बारे में सपने में भी मत सोचो। मैं तुम्हें हमारे साथ शामिल नहीं होने दूंगा। यदि तुम्हारे पीछे का गिरोह आने की हिम्मत करता है तो मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि तुम्हें किसे लूटना चाहिए और किसे नहीं, कैप्टन ने कड़ाई से डांटा। वह अब अपने सामने वाले बच्चे के साथ बहाने नहीं बनाना चाहता था। अपनी यात्रा जारी रखना अधिक महत्वपूर्ण था। यहाँ समय बर्बाद करना जारी रखना बहुत नासमझी थी। अध्याय 2637। शत्रुतापूर्ण शब्दों को सुनकर और उसके सतर्क भावों को देखकर साहिल जानता था कि लिफ्ट मिलना असंभव होगा। हालांकि उसे दुख महसूस नहीं हुआ। यह मानवीय जीवन वाला एक जीवित ग्रह था, इसलिए बोरियत दूर करने के लिए बात करने के लिए दूसरों को ढूंढना आसान होना चाहिए। चूंकि आप मुझ पर विश्वास नहीं करना चाहते, मैं आपको और परेशान नहीं करूंगा। अलविदा, साहिल ने कहा और मुड़कर जाने लगा। इसी समय पहली आलीशान गाड़ी से एक आकर्षक आवाज आई, कैप्टन होमर, क्या हो रहा है? आप क्यों रुक गए? कैप्टन, जिसने अभी अभी साहिल से बात की थी, तुरंत जानवर से नीचे कूदा और गाड़ी के पास गया। उसने सम्मानपूर्वक कहा, मैडम, आगे कोई रास्ता रोक रहा है। मुझे संदेह है कि उसे लुटेरों के गिरोह ने नेतृत्व करने के लिए यहाँ भेजा है। हम उसे अभी भगा रहे हैं और हम जल्द ही अपनी यात्रा जारी रख सकते हैं। सच में, यदि वह लुटेरा है तो वह यहाँ पैसों के लिए आया होगा। बस उसे कुछ दे दो और उसे जाने दो। मेरा मानना है कि वे भी लुटेरा नहीं बनना चाहते होंगे, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं था। यदि वे बिना किसी चिंता के रह सकते हैं तो कौन जोखिम पर जीवन जीना चाहेगा? जी मैडम, मैं इसे अभी करता हूँ। कैप्टन होमर सम्मानपूर्वक पीछे हट गया। फिर वह सामने चला गया और साहिल की ओर देखा, जो जाने ही वाला था। लड़के, मैडम दयालु हैं। उन्होंने सोचा कि तुम्हारे लिए लुटेरा बनना आसान नहीं है, इसलिए यहाँ तुम्हारे लिए कुछ है। इसे लो और हमें फिर से परेशान मत करना। यदि हम अगली बार फिर मिले तो मैं इतना अच्छा नहीं रहूँगा। ये कहते हुए उसने साहिल की ओर एक बैग फेंका। साहिल ने हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया। बैग काफी भारी था और उसे पता नहीं था कि अंदर क्या है। कैप्टन होमर जानवर को आगे ले गया, जबकि साहिल एक तरफ हट गया और टीम को अपने पास से गुजरते हुए देखता रहा। कैप्टन होमर साहिल को घूरता रहा।
जैसे ही टीम चली गई, उसने साहिल पर एक आखिरी गहरी नज़र डाली और तेजी से टीम के पीछे चला गया। साहिल वहां खड़ा रहा, टीम की दिशा में देखा और अपने हाथ में बैग खोला। बैग से सुनहरी रोशनी की एक किरण निकली, जिससे साहिल की आंखें फटी की फटी रह गईं। साहिल ने सोचा, क्या वह सोना है? जब उसने उसे बाहर निकाला तो उसने देखा कि वह सोने की ईंट थी। हालांकि ये सोने की ईंट अर्थ की सोने की ईंटों से बहुत अलग थी। आखिरकार अर्थ पर 999 या 999.9 शुद्धता वाला सोना भी सिर्फ सोना ही था। रात में रोशनी के बिना उसे देखा नहीं जा सकता था। हालांकि साहिल के हाथ में सोने की ईंट वास्तव में सुनहरी रोशनी बिखेर रही थी। ये रात में टॉर्च के रूप में उपयोगी होगा। दिलचस्प, बहुत दिलचस्प। साहिल के होठों पर मुस्कान आ गई। आलीशान गाड़ी से पहले आई आवाज उसके कानों से नहीं बची थी। साहिल कौन था? वह एक पार्शल हेवनली ओवरलॉर्ड था। उसकी सोल पावर ने बहुत पहले ही हेवनली ओवरलॉर्ड रैंक हासिल कर ली थी। यदि वह चाहता तो उसकी सोल पावर उसे इस ग्रह पर होने वाली जरा सी भी हलचल के बारे में जानने की अनुमति देती। साहिल को जिस चीज ने दिलचस्पी दी वह ये थी कि दूसरे पक्ष ने स्पष्ट रूप से सोचा था कि वह एक लुटेरे का साथी है, और फिर भी उसने उसे इतने पैसे दिए। भले ही साहिल इस ग्रह की वैश्विक मुद्रा नहीं जानता था, लेकिन वह जानता था कि उसके हाथों में सोने की ईंट बहुत कीमती है। कम से कम इस ग्रह पर इसकी बहुत कीमत थी। वह ऐसी मूल्यवान चीजें दे सकती थी और लूटने की कोशिश करने वाले लुटेरे से ऐसे शब्द कह सकती थी। ये व्यक्ति कौन था? उसकी दृष्टि इतनी भव्य थी। इसके अलावा वह आवाज स्त्री जैसी लग रही थी। चूंकि उसकी दृष्टि इतनी भव्य थी, इस महिला की पहचान सरल नहीं हो सकती थी। साहिल ने अपने हाथ में सोने की ईंट उछाली और उसे रख दिया। वह आगे जाकर देखने वाला था। ये पहली बार था जब वह ऐसी महिला से मिला था। उसे दोबारा न देखना अफसोस की बात होगी। वैसे भी उसे अपनी बोरियत दूर करने के लिए बात करने के लिए किसी की जरूरत थी। तो यह महिला सबसे अच्छी उम्मीदवार होगी। चलते समय उसने संचार उपकरण चालू किया। वह सैकड़ों संदेशों को देखकर दंग रह गया। अध्याय 2638। एक एक करके संदेशों की जांच करते हुए उसने पाया कि उनमें से अधिकांश सीलियर और अन्य लोगों के थे। कुछ ईवी के थे। केवल सिस्टम की मदद से ही साहिल पूरे ब्रह्मांड से संदेश प्राप्त कर सकता था। वह सभी संदेश प्राप्त कर सकता था, चाहे वे अर्थ पर सीलियर और अन्य लोगों के हों या लेला पर एल्विन प्रिंसेस ईवी के। इसके अलावा उसके द्वारा वापस भेजे गए संदेशों को जल्द से जल्द गंतव्य तक भेजा जा सकता था। ये सिस्टम की शक्ति थी। इसका कोई मतलब नहीं था, ठीक वैसे ही जैसे साहिल की ताकत में सुधार हुआ था। सिस्टम ने मात्र कुछ दशकों में एक साधारण व्यक्ति को पार्शल हेवनली ओवरलॉर्ड रैंक तक कैसे पहुंचाया? यह अथाह था। यहां तक कि होस्ट साहिल भी सिस्टम को लेकर भ्रमित था। वह केवल इतना जानता था कि यह गॉड टियर सिविलाइजेशन के अवशेष से आया है। जहां तक बात है कि गॉड टियर सिविलाइजेशन के खंडहर कहां से थे, कोई नहीं जानता था। एक अन्य समयरेखा से आए साहिल का गलती से इससे सामना हुआ। जब उसने याददाश्त के आधार पर इसे दोबारा खोजने की कोशिश की तो गॉड टियर सिविलाइजेशन के खंडहर पूरी तरह से गायब हो चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे यह अचानक प्रकट हो गया हो। सीलिया और अन्य लोगों ने चिंता और शुभकामनाओं के संदेश भेजे थे। उदाहरण के लिए उन्होंने पूछा कि क्या वह सुरक्षित पहुंच गया है, क्या उसकी यात्रा के दौरान कोई खतरा था, या क्या वह यात्रा करने का आदी था। साहिल ने एक एक करके जवाब दिया। उसने उनसे चिंता न करने को कहा, ये समझाते हुए कि वह ठीक है, हालांकि वह अभी तक लेला नहीं पहुंचा है। उसने उन्हें आश्वासन दिया कि उसे जल्द ही वहां होना चाहिए और उल्लेख किया कि वह रास्ते में अपनी प्रगति पर नजर रख रहा है। उसने ये भी जोड़ा कि भविष्य में सभी के एटर्नल रेल्म में पहुंचने के बाद वह सभी को यात्रा पर ले जाएगा। सीलिया और अन्य लोगों को जवाब देने के बाद साहिल ने एल्विन प्रिंसेस ईवी को जवाब देना शुरू किया। उसने साहिल से पूछा कि वह एल्विन फॉरेस्ट कब पहुंचेगा। जब वह पहुंचे तो उसे उससे संपर्क करना चाहिए ताकि वह साहिल को एल्विन फॉरेस्ट के आसपास ले जा सके। एल्विन फॉरेस्ट 5 कॉन्टिनेंट के सबसे सुंदर स्थानों में से एक था। चूंकि दक्षिणी क्षेत्र एक लकड़ी की विशेषता वाला क्षेत्र था और लकड़ी की विशेषता वाली ऊर्जा से भरा था, वहां की वनस्पति बहुत अच्छी तरह से बढ़ती थी। यह अन्य स्थानों की तुलना में दर्जनों गुना घना होगा। जब सब कुछ हो गया तो साहिल ने सिस्टम चालू किया। बॉडी एंशिएंट लेवल 10, यू मे अपग्रेड 1 लेवल यूजिंग 10 मिलियन लाविश पॉइंट्स। माइंड हेवनली लेवल 10, यू मे अपग्रेड यूजिंग 1 मिलियन लाविश पॉइंट्स। कॉम्बैट पार्शल हेवनली ओवरलॉर्ड, लाविश पॉइंट्स 28,68,524। स्पेशल स्किल क्लोनिंग लेवल 6। साहिल लाविश पॉइंट्स में वृद्धि से काफी संतुष्ट था। आधे साल से अधिक समय में ये 2 मिलियन से अधिक हो गया था और 3 मिलियन के करीब था। हालांकि यह पहले जैसा तेज नहीं था, लेकिन उस तरह का अवसर दुर्लभ था। अब जब एम्बर सिटी शांति में लौट आई थी, साहिल बहुत संतुष्ट था कि यह अभी भी इतना बढ़ सकता है। इस दर से इसे 10 मिलियन तक पहुंचने में केवल 2 या 3 साल लगेंगे।
जब उसकी बॉडी हेवनली लेवल 1 तक पहुंच जाएगी तो उसके 81 लेवल 6 क्लोन्स के साथ मिलकर हेवनली ओवरलॉर्ड लूफियन, जिसका सिल्वियो ने उल्लेख किया था, अब चिंता का विषय नहीं रहेगा। उस समय वह लूफियन के बराबर नहीं होगा, बल्कि इसके बजाय वह उसे पूरी तरह से कुचल सकता था। साहिल ने सोचा कि आधा साल से अधिक समय बीत चुका है, इसलिए उसे थॉर और बीनी को देखने के लिए द स्पिरिट केज जाना चाहिए। वे दोनों उसे लाविश पॉइंट्स कमाने में मदद करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे, इसलिए उसे अनुपस्थित गुरु को जाकर उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। साहिल ने महसूस किया कि चूंकि वह लगभग लेला पहुंच चुका है, इसलिए उसे वास्तविकता में भी उन दोनों से मिलना चाहिए। आखिरकार उन्होंने उसकी बहुत मदद की थी। साहिल कभी भी उन लोगों को कष्ट नहीं होने देगा जो उसके प्रति वफादार थे। अध्याय 2639। साहिल को सार्वजनिक सड़क के किनारे जंगल में एक अपेक्षाकृत सुनसान जगह मिली। उसने अपने शरीर को छिपाने के लिए लापरवाही से एक अरे की व्यवस्था की और फिर सिस्टम के माध्यम से द स्पिरिट केज में प्रवेश किया। वास्तव में उसकी वर्तमान एंशिएंट लेवल 10 बॉडी के साथ भले ही उसने अरे स्थापित न किया हो, कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, भले ही वह खोज लिया जाए। ये केवल लेवल 4 सिविलाइजेशन बाउंडलेस गैलेक्सी का प्लैनेट ब्रेकन था। बाउंडलेस गैलेक्सी के शीर्ष पावरहाउसर्स भी साहिल के शरीर का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। लेवल 4 सिविलाइजेशन में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति एक एटर्नल के अलावा और कुछ नहीं था। वे अभी सेंट रेल्म तक भी नहीं पहुंचे थे, तो वे एक ओवरलॉर्ड के शरीर को कैसे नुकसान पहुंचा सकते थे? वे दोनों एक ही स्तर पर नहीं थे। एक ओवरलॉर्ड के शरीर को नष्ट करने की कोशिश करने वाला एक एटर्नल पत्थर की लड़ाई में अंडे की तरह होगा। ये कागज के टुकड़े से सुपरलॉय को काटने जैसा था। वे चाहे कुछ भी करें, वे इसे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। साहिल ने अरे इसलिए स्थापित किया क्योंकि वह खोजा नहीं जाना चाहता था। एम्बर सिटी में जंबो कॉट के अंदर साहिल, थॉर और बीनी एक साथ बैठे थे। चूंकि साहिल ने पेरी और फैबियोला को मारते समय भारी सनसनी पैदा की थी, पूरे एम्बर सिटी को पता था कि जंबो कॉट के पीछे का मालिक अछूत है। स्वाभाविक रूप से किसी ने जंबो कॉट को परेशान करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए ऐसी कोई समस्या नहीं थी जिससे उसे निपटने की जरूरत थी। थॉर, बीनी, मैं इस बार द स्पिरिट केज में ये जांचने के लिए आया हूं कि आपकी ज़रूरतें क्या हैं, लेकिन इसके अलावा मैं आप दोनों से किसी बात पर सलाह भी लेना चाहता हूं। साहिल ने लापरवाही से चाय का एक घूंट लेते हुए कहा। मास्टर साहिल, हम सब ध्यान से सुन रहे हैं, थॉर और बीनी ने एक ही समय में उत्तर दिया। साहिल ने अपने हाथ में चाय का प्याला रखा और उन दोनों की ओर देखा। आप लंबे समय से मेरा अनुसरण कर रहे हैं, आपने मेरी बहुत मदद की है और मेरे लिए बहुत सारी परेशानियों को सुलझाया है। सच कहूं तो मैं आप दोनों का बहुत आभारी हूं, उसने गंभीरता से कहा। वे उसके दिल की गहराई से निकले शब्द थे। थॉर और बीनी ने वास्तव में उसकी बहुत मदद की थी। यदि वे दोनों न होते तो वह शायद वहां नहीं पहुंच पाता जहां वह अब है। साहिल बहुत आभारी था, इसलिए वह उन लोगों के प्रति कंजूस नहीं होगा जिन्होंने उसकी मदद की। मास्टर साहिल, कृपया ऐसा न कहें। मैं बस वही कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए। यदि मास्टर साहिल नहीं होते तो मैं, थॉर रिवर्स, अभी भी सोल जैसी छोटी जगह में अपनी गुजर बसर कर रहा होता। मुझे इतना अनुभव कैसे मिलता और मुझे अपने स्वयं के मूल्य को महसूस करने का अवसर कैसे मिलता। मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। थॉर जल्दी से खड़ा हो गया। थॉर सही कह रहा है मास्टर साहिल, आप हमें बाहर लाए, हमें द स्पिरिट केज के 8 मुख्य शहरों की भव्यता और समृद्धि देखने की अनुमति दी और हमें अपना स्वयं का मूल्य महसूस करने की अनुमति भी दी। हमें ही शुक्रिया कहना चाहिए। बीनी ने भी उसका अनुसरण किया। ठीक है, ठीक है, चलिए बैठते हैं और बात करते हैं। मैं बस वही कह रहा हूं जो मैं लापरवाही से महसूस करता हूं। साहिल ने उन दोनों को बैठने का इशारा किया। थॉर और बीनी ने एक दूसरे की ओर देखा और धीरे से बैठ गए। उन्हें सहज रूप से महसूस हुआ कि आज मास्टर साहिल के साथ कुछ गड़बड़ है। मास्टर साहिल ने पहले कभी ऐसा नहीं कहा था। उनके लिए मास्टर साहिल का अनुसरण करना उनके जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद था। उन्होंने 2 शीर्ष परिवारों, कैम्बल और मार्श परिवारों के खिलाफ जाने और उनके प्रत्यक्ष वंशजों को मारने की हिम्मत की। अंत में वह अभी भी बेदाग बच गए। क्या कोई ऐसे व्यक्ति के करीब पहुंच सकता था? साहिल फिर से बोला, आप ये भी जानते हैं कि द स्पिरिट केज आखिरकार एक आभासी दुनिया है। ये हर किसी के लिए अपनी सोल पावर को प्रशिक्षित करने की एक जगह है। यहाँ अपना काम पूरा करने के बाद मेरा ध्यान वास्तविक दुनिया पर होगा। उस समय आपके पास 2 विकल्प होंगे। आप वास्तविक दुनिया में मेरी मदद करना जारी रख सकते हैं, या मैं आपको पर्याप्त संसाधन और लाभ दे सकता हूं। उसके बाद यह आप पर निर्भर है कि आप अपने परिवार में वापस जाना चाहते हैं या अपने दम पर विकास करना चाहते हैं। साहिल ने वही कहा जो उसके दिल में था। यहाँ अपना काम पूरा करने से उसका मतलब अपनी बॉडी और माइंड दोनों को हेवनली लेवल 10 तक उठाना था। फिर उसके लिए द स्पिरिट केज खाली करने का समय होगा। गणना के अनुसार उसे अभी भी 20 मिलियन से अधिक की आवश्यकता थी। अध्याय 2640।
वर्तमान दर पर यदि जल्दी हो तो उसका लक्ष्य 4 से 5 साल में प्राप्त किया जा सकता है। यदि धीमा हो तो शायद 7 या 8 साल, अधिकतम 10 साल से अधिक नहीं। अर्थ के लोगों के लिए 10 साल एक लंबा समय था, लेकिन लेलर के प्राणी के लिए ये पलक झपकते ही बीत जाएगा। आखिरकार यहाँ के प्राणियों का जीवन काल बहुत लंबा था। अटर्नल्स का जीवन काल कम से कम एक युग का होता था। भले ही कोई एटर्नल रेल्म तक न पहुंचे, फिर भी वे बिना किसी समस्या के हजारों वर्षों तक जीवित रह सकते थे। मास्टर साहिल, हम आपका अनुसरण करना चुनते हैं। थॉर और बीनी ने बिना सोचे समझे लगभग एक साथ उत्तर दिया। आपको मुझे इतनी जल्दी जवाब देने की जरूरत नहीं है। आप अभी भी कुछ और वर्षों तक द स्पिरिट केज वाली चीज में काम कर सकते हैं। इस दौरान आप इसके बारे में धीरे धीरे सोच सकते हैं और समय आने पर मुझे जवाब दे सकते हैं। आप इतने लंबे समय से मेरे साथ हैं और आप मेरे चरित्र को जानते हैं। आप अंत में जो भी विकल्प चुनेंगे, मैं उसका पूरा समर्थन करूंगा और आपके साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं करूंगा। यदि आपको भविष्य में कोई कठिनाई होती है तो आप हमेशा मेरे पास आ सकते हैं। साहिल ने जोड़ा। धन्यवाद मास्टर साहिल। धन्यवाद मास्टर साहिल। वे दोनों फिर से खड़े हुए, साहिल को नमन किया और ईमानदारी से कहा, ठीक वैसे ही जैसे साहिल ने कहा था, वे अपने मास्टर साहिल के चरित्र को जानते हैं। भले ही उन्होंने अंत में छोड़ना चुना, मास्टर साहिल अपनी बात रखेंगे और उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। बेशक उनमें से कोई भी मूर्ख नहीं था। वे पहले ही अपने दिल में फैसला कर चुके थे, चाहे कुछ भी हो, वे निश्चित रूप से साहिल को तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक उसे उनकी जरूरत नहीं होगी। ठीक है, मैं यहाँ बस इसीलिए हूँ। इसके बाद आपको द स्पिरिट केज में खजाने इकट्ठा करने में मेरी मदद जारी रखनी होगी। मेरे पास भविष्य में यहाँ आने के लिए कम और कम समय हो सकता है, इसलिए मैं ये जगह आप पर छोड़ता हूँ। चिंता न करें मास्टर साहिल, हम आपके द्वारा सौंपे गए कार्यों को पूरा करेंगे। थॉर ने वादा किया। मास्टर साहिल, कृपया अपने काम पर बेझिझक जाएं। बस ये जगह हम पर छोड़ दें और हम गारंटी देते हैं कि आप निराश नहीं होंगे, बीनी ने भी जोड़ा। वास्तव में वे सभी भ्रमित थे। मास्टर साहिल ने इतने सारे खजाने क्यों खरीदे? क्या इसलिए कि उन्हें इकट्ठा करना पसंद था? क्या उन्होंने खुद को खुश करने के लिए अरबों $, खर्च किए? आखिरकार साधारण लोग बड़े लोगों के दिमाग को कभी नहीं समझ सकते। थॉर और बीनी की नज़रों में मास्टर साहिल चाहे कितने भी अमीर क्यों न हो, इस तरह पैसा खर्च करना उचित नहीं था, है ना? सच कहूं तो उनमें से किसी ने भी इस पर विश्वास नहीं किया। साहिल की उनकी समझ के आधार पर वह समझदार व्यक्ति थे। मास्टर साहिल के पास कुछ करने के अपने कारण होने चाहिए। उन्हें बस पता नहीं था कि वह क्या था। ठीक है, मुझे अब जाना होगा। मैं आपको अपना संपर्क छोड़ दूंगा। यदि आपको किसी ऐसी चीज़ के लिए मेरी ज़रूरत है जिसे आप संभाल नहीं सकते, तो बस वास्तविक दुनिया में अपने परिवार को खबर भेजें और उनसे वहां मुझसे संपर्क करने के लिए कहें। साहिल ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि थॉर और बीनी का उतरने का स्थान एम्बर सिटी में नहीं था, इसलिए वे यहाँ से वास्तविक दुनिया में वापस नहीं जा सकते थे। इसलिए उनके लिए उससे संपर्क करने का यही एकमात्र तरीका था। जी मास्टर साहिल, उन दोनों ने एक ही समय में उत्तर दिया। फिर साहिल ने अपना संपर्क छोड़ा और द स्पिरिट केज से चला गया। उसने अनुमान लगाया कि वह भविष्य में शायद ही कभी वापस आएगा। उसे याद आया कि जब उसने पहली बार द स्पिरिट केज में प्रवेश किया था तो वह केवल पार्शल डिवाइन रेल्म पर था। अब उसने डिवाइन रेल्म पार कर लिया था और पार्शल हेवनली ओवरलॉर्ड रेल्म तक पहुंच गया था। वह ओवरलॉर्ड रेल्म के अंतिम स्तर को प्राप्त करने और लेलर के शीर्ष पर खड़े होने से केवल आधा कदम दूर था। इस तरह की गति को अब केवल तेज नहीं कहा जा सकता था। अध्याय 2641, लेवल 4 सिविलाइजेशन, बाउंडलेस गैलेक्सी, प्लैनेट ब्रेकन। 3 लग्जरी कैरेजेस तेजी से यात्रा कर रहे थे। अंदर के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दर्जनों गार्ड्स ने कैरेजेस को घेर रखा था। कॉन्वॉय सड़क के एक खतरनाक हिस्से में प्रवेश करने ही वाला था। तभी अचानक सरसराहट, सरसराहट, सरसराहट। हर दिशा से कॉन्वॉय पर कई तीर चलने लगे। तीरों की संख्या चिंताजनक थी। उन्होंने आसमान को काला कर दिया था। जिसने भी ये तीर चलाए थे वे अपने टारगेट में कुछ बड़े छेद करने के लिए दृढ़ थे। कैप्टन हिमल सबसे पहले थे जिन्हें एहसास हुआ कि कुछ गलत है। वह चिल्लाया, हमला हुआ है, फॉर्मेशन में आ जाओ, मैडम की रक्षा करो। अचानक हुए हमले के बावजूद कोई नहीं घबराया। गार्ड्स तुरंत अपने जानवरों से नीचे कूद गए और व्यवस्थित तरीके से एक अरे में जमा हो गए। एक लाइट स्क्रीन दिखाई दी जिसने सभी को ढाल देना शुरू कर दिया। उसी क्षण तीर उनसे टकराए। डिंग डिंग डिंग। अनगिनत तीर लाइट स्क्रीन से टकराए और हर टक्कर से एक तीखी आवाज निकली। ये सौभाग्य था कि अरे से बनी लाइट स्क्रीन ठोस थी। हजारों तीरों की मार के बावजूद लाइट स्क्रीन पर एक खरोंच भी नहीं आई। ये स्पष्ट था कि हर कोई तैयारी के साथ आया था। कैप्टन हिमल ने जब लाइट स्क्रीन के बाहर तीरों की बौछार देखी तो उसने माथे पर बल डाल लिए। दूसरे भी गंभीर भावों के साथ लाइट स्क्रीन के बाहर देखने लगे।
वे साधारण तीर थे जो उनके अरे को भेदने में असमर्थ थे। हालांकि हर कोई जानता था कि यह कोई साधारण हमला नहीं था। जब उन्होंने इस मिशन को स्वीकार किया था तो वे पहले से ही जानते थे कि वे किस में पड़ रहे हैं। हमले ने बाहर बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया था। फिर भी अजीब बात यह थी कि कैरेजेस के अंदर घबराहट का कोई संकेत नहीं था। यहाँ तक कि कोई सवाल भी नहीं पूछा गया। ये स्पष्ट था कि जो कोई भी वहाँ था उसने पहले भी खतरनाक स्थितियों का अनुभव किया था और वह गार्ड्स के लिए बाधा नहीं बनना चाहता था। तभी कुछ हुआ। डिंग। साधारण तीरों की तुलना में बहुत तेज आवाज सभी के कानों में गूंजी जब कुछ लाइट स्क्रीन से टकराया। हर कोई आवाज की दिशा में देखने के लिए मुड़ा। लाइट स्क्रीन पर एक छोटी सी दरार आ गई थी। कैप्टन हिमल स्तब्ध था। ओह नहीं, ध्यान दें सब लोग, यह एक सोल फ्रैक्चरिंग एरो है। अरे को बनाए रखने के लिए अपना सब कुछ लगा दें। हम दुश्मन को इसे नष्ट करने की अनुमति नहीं दे सकते। कई गार्ड्स हाई अलर्ट पर चले गए, सब कुछ झोंकने के लिए तैयार। कैप्टन हिमल अरे में शामिल हो गया और वे अरे को स्थिर करने में सफल रहे। यह इसलिए किया गया क्योंकि कैप्टन हिमल उन सब में सबसे शक्तिशाली था। लाइट स्क्रीन की सुरक्षा एक बार फिर मजबूत हो गई क्योंकि मामूली दरार तुरंत ठीक हो गई थी। हर कोई अपनी राहत व्यक्त करने लगा। हालांकि यह अंत नहीं था। साधारण तीरों के बीच मिले हुए और अधिक सोल फ्रैक्चरिंग एरोज ने लाइट स्क्रीन पर हमला करना जारी रखा। डिंग डिंग डिंग। टक्कर की आवाज अलग अलग अंतराल और ध्वनि स्तरों पर आए। हालांकि गार्ड्स के पास कैप्टन हिमल की मदद थी। इसका मतलब था कि अरे की सुरक्षा को स्तर में अतिरिक्त बढ़ावा दिया गया था। वह सोल फ्रैक्चरिंग एरो जो लाइट स्क्रीन पर छोटी दरार बनाने में कामयाब रहा था, अब उतना प्रभावी नहीं लग रहा था। यह एक साधारण तीर से अलग नहीं था। हालांकि क्या यह वास्तव में सच था? बिल्कुल नहीं। सोल फ्रैक्चरिंग एरोज ने लाइट स्क्रीन पर टकराना जारी रखा। इसने अरे को बनाए रखने वाले गार्ड्स को जबरदस्त तनाव दिया। आखिरकार इस अरे को बनाए रखने के लिए बहुत अधिक शक्ति की आवश्यकता थी। जिस क्षण हर कोई थक जाता, अरे द्वारा बनाई गई लाइट स्क्रीन गायब हो जाती। अध्याय 2642। एक बार गार्ड्स थक गए तो दुश्मन से कौन लड़ेगा? इस एस्कॉर्ट मिशन के नेता के रूप में कैप्टन हिमल जल्दी ही दुश्मन की चाल समझ गया। वे सभी को थकाने के लिए सोल फ्रैक्चरिंग एरोज का उपयोग कर रहे थे। एक बार जब वे शारीरिक रूप से थक जाते तो दुश्मन आसानी से ये लड़ाई जीत जाता और इसका अंत खून खराबे में होता। उनका बहुत चालाकी भरा कदम। कैप्टन हिमल की आंखों में एक ठंडी चमक कौंधी। दुश्मन के पास पैसा था। सोल फ्रैक्चरिंग एरोज महंगे हथियार थे। प्रत्येक तीर की कीमत बहुत अधिक थी। इसके अलावा प्रत्येक तीर का उपयोग केवल एक बार किया जा सकता था। सिर्फ थोड़े ही समय में शायद सैकड़ों तीरों का उपयोग किया गया था। ऐसा लग रहा था कि दुश्मन ने इसमें बहुत पैसा लगा दिया है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनके पास कोई मौका न रहे। एक सामान्य लुटेरा सोल फ्रैक्चरिंग एरो जैसे हथियार का खर्च नहीं उठा सकता था। जो कोई भी हमला कर रहा था वह निश्चित रूप से प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति होगा। कैप्टन हिमल जानता था कि यह स्थिति जारी नहीं रह सकती। उन्होंने केवल थोड़ी देर के लिए अरे को बनाए रखा था। उतने में ही उनकी 10% ऊर्जा समाप्त हो गई थी। यदि यह जारी रहा, ज्यादा समय नहीं लगेगा जब सभी की ऊर्जा समाप्त हो जाएगी और अरे गायब हो जाएगा। जब ऐसा होता तो उनके पास लड़ने का मौका भी नहीं होता। वे एक बैरल में बंद मछली की तरह होते। मेरी बात सुनो सब लोग, इस बार का दुश्मन ऐसा है जिसे आपको कम नहीं आंकना चाहिए। वे उनसे अलग हैं जिनका हमने पहले सामना किया है। इन लोगों ने बहुत पैसा बहाया है। वे सोल फ्रैक्चरिंग एरोज का उपयोग ऐसे कर रहे हैं जैसे वे कुछ भी न हों। हम पर सैकड़ों तीर चलाए गए हैं। मुझे लग रहा है कि वे वहां नहीं रुकेंगे। वे हमें शारीरिक रूप से थकाने के लिए सोल फ्रैक्चरिंग एरोज का उपयोग करने की योजना बना रहे हैं। एक बार जब हमारी ऊर्जा समाप्त हो जाएगी तो हमें आसानी से नष्ट कर दिया जाएगा, कैप्टन हिमल ने जोर से कहा। सबने सुना जो उसने कहा। गार्ड्स तनाव में आने लगे। यदि कैप्टन हिमल ने जो कहा वह सच था तो ये भयानक होगा। हमें क्या करना चाहिए कैप्टन हिमल? किसी ने पूछा। इससे बाहर निकलने का एकमात्र तरीका अरे को छोड़ना और दुश्मन से मौत तक लड़ना है। इस तरह हमारे पास जीवित रहने का मौका हो सकता है, कैप्टन हिमल ने उत्तर दिया। लेकिन हमें दुश्मन के कॉम्बैट स्किल्स के बारे में कोई अंदाजा नहीं है। क्या बाहर जोखिम उठाना और भी खतरनाक नहीं होगा? यदि दुश्मन हमें थकाने के लिए सोल फ्रैक्चरिंग एरोज का उपयोग करने में इतना निवेश करने को तैयार है तो इसका मतलब है कि वे हमसे आमने सामने लड़ने से डरते हैं, इसीलिए वे ऐसी योजना लेकर आए हैं। हम यहाँ बैठे नहीं रह सकते। यदि हम अपनी ऊर्जा समाप्त कर देते हैं तो हमारे पास पलटवार करने का मौका भी नहीं बचेगा, कैप्टन हिमल ने जोर से समझाया। डिंग डिंग डिंग। अरे में मौजूद लोग योजना पर चर्चा करने लगे। तीर बाहर से लाइट स्क्रीन पर टकराते रहे। सोल फ्रैक्चरिंग एरोज के धीमे होने का कोई संकेत नहीं था। मुझे लगता है कि सुरक्षित खेलना सबसे अच्छा होगा। मुझे नहीं लगता कि दुश्मन के पास इतने सारे सोल फ्रैक्चरिंग एरोज होंगे। उन्होंने लगभग हजारों का उपयोग कर लिया है।
एक बार जब वे सोल फ्रैक्चरिंग एरोज खत्म कर देंगे तो उनके पास बचे साधारण तीर हमें बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचा पाएंगे और यह हमारी ऊर्जा को प्रभावित नहीं करेगा। अलग राय देने वाला गार्ड्स का एक डेप्यूटी कैप्टन था। इसमें उनकी सुरक्षा शामिल थी। हर कोई अपने विकल्पों पर सावधानी से विचार करने के लिए मजबूर था। वे अपनी स्थिति पर तब तक टिके रहने की उम्मीद कर रहे थे जब तक कि दुश्मन अपने सभी सोल फ्रैक्चरिंग एरोज का उपयोग न कर ले। उस तरह वे अपनी ऊर्जा बचाने और अरे को बनाए रखने के लिए आपस में बारी बारी से काम करने में सक्षम होंगे। प्रभावशाली क्षमताओं के बिना कोई भी इस अरे की सुरक्षा को नष्ट नहीं कर सकता था। कुछ गार्ड्स ने कैप्टन हिमल का समर्थन किया जबकि अन्य ने डेप्यूटी कैप्टन का समर्थन किया। सबकी अपनी अपनी राय थी। हर किसी के पास अपने कारण थे। आखिरकार हर किसी की विशेषताएं अलग होती हैं। कुछ जोखिम के लिए तैयार थे जबकि अन्य निश्चितता पसंद करते थे। कैप्टन हिमल उस क्षण अंतिम निर्णय लेने में असमर्थ था। वह गार्ड्स का कैप्टन हो सकता था लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह दूसरों के जीवन और मृत्यु का निर्णय ले सकता था। यदि उसने गलत कदम उठाया तो परिणाम विनाशकारी होगा। चूंकि हमारी राय अलग है और हम किसी आम सहमति पर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो चलिए मैडम की राय मानते हैं। मैडम जो कहेंगी हम वही करेंगे, कैप्टन हिमल ने कहा। सहमत, सहमत, मेरी इसके खिलाफ कोई राय नहीं है। दर्जनों गार्ड्स एक के बाद एक चिल्लाए। भले ही गार्ड्स एक आम सहमति पर पहुंच गए होते फिर भी उन्हें इसके साथ आगे बढ़ने के लिए मैडम की सहमति की आवश्यकता होती। आखिरकार जो कोई भी लक्जरी कैरेज के अंदर था वही वैध निर्णय लेने वाला था। अध्याय 2643। साहिल हकीकत में लौट आया। बाउंडलेस गैलेक्सी की लेवल 4 सिविलाइजेशन के किनारे पर प्लैनेट ब्रेकन पर उसने शांति से अपने द्वारा बनाए गए अरे को हटा दिया और कॉन्वॉय का पीछा करने के लिए खड़ा हो गया। साहिल कैरेज के अंदर के व्यक्ति की पहचान के बारे में उत्सुक था। वे महत्वपूर्ण लोग लग रहे थे और फिर भी वे अन्य वीआईपीएस की तरह अहंकारी या फिजूल खर्च नहीं लग रहे थे। उसने एक लुटेरे के दृष्टिकोण से उन पर विचार करना शुरू किया। उन्हें लूटना शायद आसान नहीं था। वे लोग शायद इस स्थिति में मजबूर किए गए थे। ये कुछ ऐसा था जो वह नहीं करता। उसके लिए ऐसा कार्य बहुत परोपकारी था। साहिल ऐसा व्यक्ति था जो मौका मिलने पर बदला लेता था। वह उन लोगों को चुकाने के लिए दृढ़ था जिन्होंने उसकी मदद की थी और उन लोगों से बदला लेने के लिए जिन्होंने उसे नुकसान पहुंचाया था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह 1 या 2 दिन देरी से लेला पहुंचता। साहिल ने इस व्यक्ति से मिलने का फैसला किया। कॉन्वॉय जिस तरह से सावधानी बरत रहा था उससे लग रहा था कि उनकी यात्रा आसान नहीं होगी। अब जब वह उनसे टकरा ही गया था तो उन्हें हाथ बटाने में कोई बुराई नहीं थी। उनकी मुलाकात शायद नियति में थी। जैसे जैसे समय बीता साहिल और मजबूत हो गया था। अब उसने भाग्य में विश्वास करना शुरू कर दिया था। माना जाता था कि उसका इस ग्रह की किसी भी जीवित आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं होगा। फिर भी वह लगातार सड़क पर रहने के अकेलेपन को सहन नहीं कर सका, इसलिए उसने इस ग्रह पर रुकने का फैसला किया। शायद नियति के मन में उसके लिए यही था। युद्ध के मैदान पर कैप्टन हिमल ने सबकी सहमति ले ली थी। वह मैडम की राय लेने के लिए अरे छोड़ने ही वाला था कि लक्जरी कैरेज के अंदर से एक आवाज आए। हम आपकी योजना के साथ जाएंगे कैप्टन हिमल। आप सही थे जब आपने कहा कि ये लोग तैयारी के साथ आए हैं। वे साधारण लुटेरे नहीं हैं। यदि हम इस तरह अपनी ऊर्जा समाप्त करना जारी रखते हैं तो हमारे पास लड़ने का कोई मौका नहीं बचेगा। जब सबके पास अभी भी ऊर्जा है तब जोखिम उठाना हमारे पास सबसे अच्छा मौका है। हमारे जीवित रहने की एक धुंधली संभावना हो सकती है। यदि हम उन्हें हराने में असमर्थ रहते हैं तो सुनिश्चित करें कि आप खुद को बचाएं। उनका टारगेट मैं होनी चाहिए। जब तक मैं यहाँ हूँ वे आप में से किसी के पीछे नहीं जाएंगे। ये स्पष्ट था कि लक्जरी कैरेज वाली महिला को अंदाजा था कि दुश्मन कौन था। चिंता न करें मैडम, हम सुनिश्चित करेंगे कि आप सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंचें, कैप्टन हिमल ने वादा किया। मैं ही हूं जिसने सबको इसमें फंसाया है। मैंने कभी नहीं चाहा था कि रास्ते में इतने सारे लोग मरें। लक्जरी कैरेज से एक विलाप सुना जा सकता था। मैडम, आपकी और यंग मास्टर की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। भले ही हम सबको मरना पड़े, हम आप दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। धन्यवाद सबको। मैं वास्तव में आप सबकी बहुत आभारी हूँ। यदि जायोन और मैं सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंचने में सफल रहे तो मैं सुनिश्चित करूंगी कि उन सबको पुरस्कृत किया जाए जिन्होंने अपना सब कुछ दिया है। मैं वादा करती हूं कि आप सभी अपने बाद के जीवन में असीमित धन का आनंद लेंगे और आपको कभी दूसरे मिशन पर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। भले ही आप मर जाएं, आपके परिवार को 3 पीढ़ियों तक भाग्य का वादा किया जाएगा। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद यंग मास्टर। कैप्टन हिमल ने कृतज्ञतापूर्वक उन्हें धन्यवाद दिया। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद यंग मास्टर। बाकी गार्ड्स भी जोश में आ गए। उन्होंने मैडम की बातों पर बिल्कुल भी संदेह नहीं किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि मैडम ने पहले किए गए किसी भी वादे को कभी नहीं तोड़ा था। इसकी कल्पना करना मुश्किल नहीं था। यदि वे मैडम और यंग मास्टर की उनके गंतव्य तक सुरक्षा सुनिश्चित करने में सक्षम रहे
उनके शेष दिन सुरक्षित हो जाएंगे। उनके पास पैसा, महिलाएं और संसाधन होंगे। ये प्रचुर मात्रा में होगा और यह अंतहीन होगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो उन्हें दी जाएगी वह थी उनकी स्वतंत्रता। ये सच है जब वे कहते हैं कि इनाम उन्हें मिलता है जिनके पास साहस होता है। मैडम के शब्द उत्साहजनक थे। सभी गार्ड्स ऊर्जा से भर गए, जैसे उन्हें अभी अभी उत्तेजक पदार्थ दिए गए हों। उन्होंने मैडम और यंग मास्टर को सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाने की कसम खाई। उसके बाद उन सभी को भाग्य और विलासिता के जीवन की गारंटी दी जाएगी। सब लोग, आपने सुना जो मैडम ने कहा। मेरा मानना है कि हमें उनकी बातों पर संदेह नहीं है। क्या मैं सही हूं? कैप्टन हिमल ने ऊंची आवाज में पूछा। नहीं, हमें नहीं है, गार्ड्स ने एक स्वर में उत्तर दिया। अध्याय 2644। स्वतंत्रता और असीमित धन। क्या आप उन्हें चाहते हैं? हाँ, हम चाहते हैं। क्या आप आलीशान हवेलियों में रहना चाहते हैं? हाँ, हम चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपका बिस्तर कई सुंदरियों द्वारा गर्म किया जाए? हाँ, हम चाहते हैं। तो दुश्मन को मार डालो। उन सभी हरामजादों को नर्क भेज दो जो हमसे हमारी दौलत छीनने की हिम्मत करते हैं। उन्हें मार डालो। कैप्टन हिमल ने कुछ सवाल पूछकर सभी गार्ड्स के जोश को जगा दिया था। गार्ड्स के बीच ऊर्जा अपने उच्चतम बिंदु तक बढ़ गई। उनमें से हर कोई ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें कोई मजबूत उत्तेजक पदार्थ दिया गया हो। लोग हमेशा पैसे के लिए मरेंगे। मैडम की ओर से भाग्य का वादा हर किसी के लिए पर्याप्त प्रेरणा था। उसके बाद कैप्टन हिमल ने रणनीति बनाना शुरू किया। जब मैं 1 तक गिनती करूंगा तब हम अरे छोड़ देंगे। हम मैडम की रक्षा के लिए कुछ लोगों को पीछे छोड़ देंगे जबकि अन्य दुश्मन पर हमला करेंगे जो हमसे कुछ दूरी पर है। जीत हमारी होगी, भाग्य भी हमारा होगा। जो कोई भी हमारे बीच खड़ा होगा वह मरेगा। कैप्टन हिमल गार्ड्स में सबसे शक्तिशाली था। उसे मैडम की रक्षा के लिए पीछे रुकना था। आखिरकार उनकी सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण थी। यदि उन्हें कुछ हो गया तो दुश्मन को खत्म करने का क्या मतलब होगा? विफल होने का अंत केवल उन सभी के लिए मौत से भी बदतर भाग्य के साथ होगा। यही कारण था कि जब मैडम ने उन्हें हारने पर बचने के लिए कहा तो कोई भी खुद को बचाने के लिए आश्वस्त नहीं हुआ। जिस क्षण उन्होंने इस मिशन को स्वीकार किया था वे सभी जानते थे कि उन्हें या तो मिशन के दौरान मरना होगा या मैडम और यंग मास्टर को उनके गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाने में सफल होना होगा। उन्हें उनकी स्वतंत्रता दी जाएगी और वे अपने शेष जीवन के लिए असीमित धन का आनंद लेंगे। ये पहली बार नहीं था जब उन्होंने हमले का सामना किया था। उन्होंने टीम में सैकड़ों लोगों के साथ शुरुआत की थी, लेकिन दुश्मन के अनगिनत हमलों के बाद कई लोग मारे गए थे। अब वे केवल दर्जनों बचे थे। बेशक जो जीवित बचे वे टीम के एलीट्स थे, उनमें से कोई भी व्यक्तिगत रूप से अपना बचाव करने में सक्षम होगा। तैयार हो जाओ। 3, 2, 1, हमला, हमला। दर्जन भर गार्ड्स लाल आंखों के साथ बाहर निकले। वे दर्जनों जंगली जानवरों की तरह लग रहे थे जो मौत से नहीं डरते थे। जैसे ही उन्होंने अरे छोड़ा वे हमला करने के लिए दौड़े। कैप्टन हिमल और कुछ लोगों को छोड़कर जो मैडम की रक्षा के लिए रुके थे बाकी अलग अलग दिशाओं में भागे और जमीन पर गिरकर दुश्मन की ओर रेंगने लगे जो काफी दूरी पर था। इस मिशन के लिए जिन्हें चुना गया था वे बेहतरीन लोग थे। उनमें से प्रत्येक मजबूत और सक्षम था। वे युद्ध में मरने से भी नहीं डरते थे। दूर अंधेरे में छिपे दुश्मन पर एक सिहरन छा गई। जो गार्ड्स बाहर निकले थे वे जानते थे कि उन्हें दुश्मन के हमले को जल्दी से बाधित करना होगा और उन्हें और तीर चलाने से रोकना होगा। हालांकि कैप्टन हिमल और बाकी जो पीछे रुके थे वे इस लड़ाई के लिए महत्वपूर्ण थे। वे कई साधारण तीरों का सामना करने वाले थे जिनमें सोल फ्रैक्चरिंग एरोज मिले हुए थे। साधारण तीर कोई समस्या नहीं थे क्योंकि वे इन एलीट्स के लिए बहुत बड़ा खतरा नहीं थे। यदि उन्हें गोली लग भी जाती है तो इससे उन्हें बहुत नुकसान नहीं होगा। हालांकि जब सोल फ्रैक्चरिंग एरोज की बात आई तो मामला अलग था। यदि उन्हें एक भी लग गया तो उन सब में सबसे शक्तिशाली कैप्टन हिमल भी गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। वह इसके एक घातक प्रहार से अपनी जान भी गंवा सकता था। ये दुश्मन की चालाक योजना का हिस्सा था। साधारण तीरों के समुद्र में सोल फ्रैक्चरिंग एरोज को मिलाने से वे अपनी रक्षा से भटक जाएंगे। ध्यान में थोड़ी सी कमी एक घातक प्रहार के साथ समाप्त हो सकती है। अरे की लाइट स्क्रीन सुरक्षा गायब हो गई। कैप्टन हिमल ने नेतृत्व किया और वह हवा में उछला। उसके चारों ओर एक शक्तिशाली बल निकला। उसने अपने हाथ में मौजूद सेबर को अपनी ओर आ रहे तीरों पर चलाया। उसके सेबर से एक चमकीला बल निकला और हवा में उड़ते तीरों से टकराया। अध्याय 2645। क्लैंग क्लैंग क्लैंग। चमकीला बल और तीर आपस में भिड़ गए। इससे एक गड़गड़ाहट वाली आवाज निकली। ये दुश्मन के हमले को अस्थायी रूप से रोकने में सफल रहा। दूसरे भी वही करने लगे। हालांकि उनके ब्लेड्स और सॉर्ड्स का बल कैप्टन हिमल के बल से बहुत छोटा था। उनके ब्लेड्स और सॉर्ड्स के दर्जनों बल उन तीरों से टकराते रहे जो उनकी ओर आ रहे थे। साधारण तीर इन बलों का मुकाबला नहीं कर सकते थे। हालांकि जब सोल फ्रैक्चरिंग एरोज की बात आई तो स्थिति अलग थी।
अचानक एक सोल फ्रैक्चरिंग एरो एक गार्ड की स्वॉर्ड फोर्स को चीरता हुआ निकला और उसके सीने में छेद कर दिया। स्क्वेलच, यह मांस में तीर घुसने की आवाज थी। सोल फ्रैक्चरिंग एरो के टकराने के जबरदस्त बल ने आदमी को नीचे की ओर धकेल दिया और वह गिर गया। बूम, वह आदमी जमीन से टकराया जिससे एक बड़ा गड्ढा बन गया। गार्ड न केवल तीर की चपेट में आया बल्कि उसका शरीर भी क्षत विक्षत हो गया। ये सोल फ्रैक्चरिंग एरो की शक्ति थी। एक साधारण तीर की तुलना में इसकी शक्ति दर्जनों गुना अधिक थी। एक गार्ड की मृत्यु का दूसरों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हर कोई अपने अपने क्षेत्रों में ठोस सुरक्षा दे रहा था। उन्होंने एक भी तीर को अपनी सुरक्षा भेदने की अनुमति नहीं दी। 2 और सोल फ्रैक्चरिंग एरोज साधारण तीरों के बीच मिलकर एक बार फिर उनकी ओर चले। एक और गार्ड जमीन पर गिर गया। इस बार उसके शरीर का कोई निशान नहीं बचा। एक गार्ड खुशकिस्मत था कि वह उस सोल फ्रैक्चरिंग एरो से बच गया जो उसके बगल वाले गार्ड को लगा था। हालांकि वह बाल बाल बचने से डर गया था और उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया था। वह लगभग मर ही गया था। वह बहुत करीब था। तभी कैप्टन हिमल के सामने एक सोल फ्रैक्चरिंग एरो दिखाई दिया। वह उसे लगने ही वाला था। हालांकि वह इन गार्ड्स का कैप्टन था और उसे युद्ध का बहुत अनुभव था। वह ऐसा नहीं था जिसे हल्के में लिया जाए। कैप्टन हिमल सोल फ्रैक्चरिंग एरो के लिए तैयार था। उसने उस पर अपनी स्वॉर्ड चलाई। डिंग, एक तीखी आवाज गूंजी जब उसका ब्लेड तीर से टकराया। कैप्टन हिमल ने अपने ब्लेड से जबरदस्त बल महसूस किया जिससे उसकी बाहें सुन्न हो गई थीं और उसे अपने हथियार पर अपनी पकड़ बनाए रखने में संघर्ष करना पड़ा। ये सौभाग्य था कि वह अपना ब्लेड लगभग गिराने के बावजूद सोल फ्रैक्चरिंग एरो से होने वाले किसी भी नुकसान को रोकने में सक्षम रहा। उसके ब्लेड का वह प्रहार सोल फ्रैक्चरिंग एरो के हमले को रोकने में लगभग असमर्थ था। लड़ाई जारी रही। ज्यादा समय नहीं बीता कि 5 गार्ड्स की मौत हो गई। सभी को सोल फ्रैक्चरिंग एरो लगा था और उनके जीवित रहने का कोई मौका नहीं था। एक गार्ड के बाएं हाथ में तीर लगा। उसका पूरा हाथ बेकार हो गया था, लेकिन कम से कम वह अपनी जान बचाने में कामयाब रहा, जिसे एक वरदान माना गया। समय बीता और तीर कम होते गए। ये स्पष्ट था कि जो गार्ड्स दुश्मन की ओर झपटे थे वे तीरों के स्रोत तक पहुंच गए थे, जिससे दुश्मन की हमला जारी रखने की क्षमता बाधित हो गई थी। हालांकि हर कोई हाई अलर्ट पर रहा, किसी भी अन्य खतरे की प्रतीक्षा करता रहा। अध्याय 2646। किसी ने भी अपनी सुरक्षा कम करने की हिम्मत नहीं की क्योंकि अभी भी और सोल फ्रैक्चरिंग एरोज थे। हालांकि क्योंकि अब तीर कम थे, हर कोई सोल फ्रैक्चरिंग एरोज को आसानी से पहचानने में सक्षम था, जिससे उन्हें इसके लिए तैयार होने का समय मिल गया। इससे सोल फ्रैक्चरिंग एरोज का खतरा कम करने में मदद मिली। तभी उन्हें अपने आसपास के जंगल से मारने की आवाजें और चीखें सुनाई दीं। ध्यान केंद्रित करें सब लोग और समय बिताने की कोशिश करें। हमने पता लगा लिया है कि दुश्मन कहाँ है। बस थोड़ी देर और टिके रहें और हम इस लड़ाई में जीत हासिल करने में सक्षम होंगे। धन दौलत का जीवन हमारा इंतजार कर रहा है। स्वतंत्रता, पैसा, औरतें, हवेलियां, हमारे पास सब कुछ होगा। कैप्टन हिमल ने ऊंची आवाज में सभी को प्रोत्साहित किया। वे अभी अभी एक युद्ध से गुजरे थे। हर किसी ने काफी ऊर्जा खर्च कर दी थी। उसे अपने लोगों को प्रेरित करना था। जब जीत करीब हो तो वे अपनी सुरक्षा कम नहीं कर सकते थे। बीच में सुरक्षा के लिए 3 लक्जरी कैरेजेस थे। पहली और आखिरी कैरेजेस में उन कर्मचारियों की सेवा के लिए मेड्स थी जो उनके दैनिक जीवन के प्रभारी थे। बीच वाली कैरेज में वे लोग थे जिनकी सुरक्षा कैप्टन हिमल को करनी थी। कैरेज के अंदर एक सुंदर मध्यम आयु वर्ग की महिला ने लगभग 10 साल के एक छोटे लड़के को अपनी बाहों में कसकर पकड़ रखा था। वह वही मैडम थी जिनका कैप्टन हिमल जिक्र कर रहा था। क्या हम मरने वाले हैं, आंट लेटिशा? छोटे लड़के ने पूछा। ये कैसी बकवास है? तुम मरने वाले नहीं हो ज़ायोन। तुम महान काम करने के लिए बने हो। जिस स्थान पर हम जा रहे हैं वह जगह है जहां तुम अच्छा करने के लिए नियत हो। वहां पहुंचने के बाद हम सुरक्षित रहेंगे। फिर कोई हम पर इस तरह घात लगाने की हिम्मत नहीं करेगा, आंट लेटिशा ने उसे दिलासा देते हुए मुस्कुराकर कहा। हालांकि उनकी मुस्कान में कड़वाहट थी। वे फिलहाल सुरक्षित माने जा रहे थे। हालांकि उन्हें अंदाजा नहीं था कि वे सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंच पाएंगे या नहीं। जब उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी तो उनके कॉन्वॉय में सैकड़ों लोग थे, लेकिन अब केवल दर्जनों बचे थे। स्थान तक पहुंचने के लिए अभी भी कुछ दूरी तय करनी बाकी थी। भाग्य ही तय करेगा कि वे सलामत पहुंचेंगे या नहीं। आंट लेटिशा ने अपनी बाहों में नन्हे बालक की ओर देखा और दृढ़ हो गईं। यह ज़ायोन की नियति थी। ये सब उनके लिए ईश्वर की छोटी सी परीक्षा थी। ज़ायोन परीक्षा पास करने में सक्षम होगा और बाद में अपना बड़ा नाम बनाएगा। इतने सारे लोग हमें मरा हुआ क्यों देखना चाहते हैं, आंट लेटिशा? छोटे लड़के ने फिर पूछा। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम बड़े कामों के लिए बने हो। जो कोई भी महान कामों के लिए नियत होता है उसकी परीक्षा ईश्वर द्वारा ली जाती है। यदि तुम परीक्षा पास कर लेते हो तो तुम शीर्ष पर पहुंच जाओगे और महान काम करोगे। इन लोगों को तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ईश्वर ने यहाँ भेजा है, आंट लेटिशा ने समझाया।
क्या वे बुरे लोग हैं? बिल्कुल नहीं, वे बस दूसरे मालिक की सेवा कर रहे हैं। अच्छा या बुरा जैसा कुछ नहीं होता, इतिहास विजेता द्वारा लिखा जाता है। यदि हम आज यहाँ मर जाते हैं तो इतिहास तुम्हें एक तानाशाह और एक अमीर गुंडे के रूप में दर्ज कर सकता है जिसने पुरुषों और महिलाओं को प्रताड़ित किया, और दुनिया तुमसे नफरत करेगी। मैं उस तरह का व्यक्ति नहीं हूँ। मैं एक अच्छा इंसान हूँ। मैं कभी ऐसा कुछ नहीं करूँगा। छोटे लड़के ने तुरंत आपत्ति जताई। मुझे पता है कि तुम वैसे नहीं हो, इसीलिए हमें हार नहीं माननी चाहिए, चाहे कुछ भी हो। एक बार जब हम अपने गंतव्य पर पहुंच जाएंगे तो भविष्य हमारे द्वारा तय किया जाएगा। ठीक है, चिंता मत करो आंट लेटिशा, मैं ये परीक्षा पास कर लूंगा। मैं भविष्य का स्वामी बनूंगा, छोटे लड़के ने अपनी आंखों में दृढ़ संकल्प के साथ कहा। साहिल इन शब्दों को सुनकर हैरान रह जाता। ये लड़का केवल 10 वर्ष का था, लेकिन उसके शब्दों में दूसरों को समझाने और इस ग्रह के हेवेंस के साथ तालमेल बिठाने की शक्ति थी। बेशक इस तरह की शक्ति साहिल के लिए कुछ भी नहीं थी। हर जीवित ग्रह का अपना हेवेंस कॉन्शियसनेस होता है, और प्लैनेट ब्रेकन का भी था। हालांकि एक सीमावर्ती लेवल 4 सिविलाइजेशन वाले जीवित ग्रह को साहिल जैसे व्यक्ति द्वारा आसानी से नष्ट किया जा सकता था, जो लगभग एक हेवनली ओवरलॉर्ड था। वह एक ग्रह के हेवेंस कॉन्शियसनेस को भी नष्ट कर सकता था। यही सही रवैया है ज़ायोन। यदि हम सलामत अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं तो बाहर के वे गार्ड्स हमारे रक्षक माने जाएंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके पास तुम्हारी रक्षा करने का क्या कारण है, तुम्हें फिर भी याद रखना होगा कि उन्होंने क्या किया और इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। मैंने पहले ही सबको बता दिया है कि उनके परिवार की 3 पीढ़ियों को भाग्य दिया जाएगा। उस वादे को निभाने वाले तुम होगे, आंट लेटिशा ने गंभीरता से कहा। चिंता मत करो आंट लेटिशा, मैं वही करूंगा जो आप कहेंगी, और मैं कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ नहीं जाऊंगा जिसने हमारी मदद की है, छोटे लड़के ने ईमानदारी से जवाब दिया। हालांकि उसने खुद से एक और खामोश वादा भी किया। वह कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं छोड़ेगा जिसने उन्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की थी। अध्याय 2647। कैरेज में छोटे लड़के का नाम ज़ायोन क्विन था। सुंदर मध्यम आयु वर्ग की महिला लेटिशा चांडलर थी। वे माँ और बेटे नहीं बल्कि बुआ और भतीजे थे। ज़ायोन लेटिशा की जुड़वां बड़ी बहन का बेटा था। 10 साल पहले उसकी बहन अचानक अपनी यात्रा से अपनी बाहों में एक बच्चा लेकर लौटी थी, जिसे उसने लेटिशा को सौंप दिया था। उसने लेटिशा को बताया कि बच्चा उसका है और उसका नाम ज़ायोन क्विन है। वह वर्तमान ग्रेट क्विन एम्पायर का एक प्रिंस था। उसके कुछ ही समय बाद गंभीर घावों के कारण उसकी मृत्यु हो गई। लेटिशा ने शुरू में इस पर विश्वास नहीं किया। आखिरकार इसका मतलब था कि इसमें ग्रेट क्वीन एम्पायर का एम्परर शामिल था। उसकी बहन का उसे जानना कैसे संभव था? उनके एक साथ बच्चे की कल्पना करना और भी कठिन था। हालांकि उसकी बहन की मृत्यु हो चुकी थी और यह साबित करने का कोई तरीका नहीं था कि यह सच है। यही कारण था कि वह जल्द ही इसे भूल गई। लेटिशा ने इन सभी वर्षों में ज़ायोन को अपने बेटे की तरह पाला था। उसकी असली पहचान उससे कभी नहीं छिपाई। ज़ायोन बहुत छोटा होने के बाद से ही एक होनहार और बुद्धिमान बच्चा था। वह चीज़ों को जल्दी सीख जाता था, जो लेटिशा के लिए एक बड़ी राहत थी। अभी कुछ ही समय पहले की बात है जब किसी ने लेटिशा से मुलाकात की और ज़ायोन की पहचान साबित की। वह वास्तव में ग्रेट क्वीन एम्पायर का प्रिंस था। ग्रेट क्वीन एम्पायर का एम्परर गंभीर रूप से बीमार था और यह महत्वपूर्ण था कि कोई प्रिंस जल्द ही उसका सिंहासन संभाले। चूंकि एम्परर काफ़ी युवा था और उसकी बहुत सी उपपत्नियां नहीं थीं, उसकी केवल कुछ बेटियां थीं लेकिन कोई बेटा नहीं था। ऐसी परिस्थितियों में वह केवल अपने भाइयों के बेटों को सिंहासन संभालने की अनुमति दे सकता था। हालांकि एम्परर को अंततः याद आया कि उसका एक बेटा बाहर है। यही कारण था कि उसने अपने भरोसेमंद व्यक्ति को अपनी याददाश्त के पते के माध्यम से ज़ायोन का पता लगाने और ज़ायोन को सिंहासन संभालने के लिए घर लाने का आदेश दिया। माना जाता था कि एम्परर का कोई बेटा नहीं है। अब जब उसका एक नाजायज़ बेटा अचानक से कहीं से आ गया था तो यह अस्वीकार्य था। यही कारण था कि इस समय ज़ायोन की हत्या का प्रयास किया गया। हमले के पीछे के लोगों की पहचान स्पष्ट थी। वे निश्चित रूप से एम्परर के भाई होंगे जो ज़ायोन को वापस आते हुए देखने के इच्छुक नहीं थे। यही कारण था कि उन्होंने रास्ते में इतने सारे घात लगाने की व्यवस्था की थी। ज़ायोन और लेटिशा बात करते रहे। जब ये चल रहा था, बाहर युद्ध के मैदान पर कुछ नया हो रहा था। जो गार्ड्स बाहर निकले थे, उन्होंने जंगल से तीर चलाने वाले प्रत्येक छिपे हुए दुश्मन का पता लगाया और उन्हें मार डाला, जिससे कैप्टन हिमल और कैरेजेस की रक्षा करने वाले अन्य लोगों का तनाव कम करने में मदद मिली। गार्ड्स खुश थे क्योंकि उन्हें लगा कि जीत करीब है। अपनी जगह पर डटे रहें सब लोग। हमने छिपे हुए दुश्मन को ढूंढ लिया है और वे जल्द ही पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। जीत हमारी होगी, कैप्टन हिमल चिल्लाया। वह उन गार्ड्स को प्रेरित कर रहा था जो धीरे धीरे थक रहे थे। वास्तव में जो लोग पीछे रह गए थे वे सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर रहे थे। उनमें से लगभग हर कोई घायल था।
उन्हें मैडम और यंग मास्टर की सुरक्षा सुनिश्चित करनी थी, जबकि वे अपनी ओर चलाए जा रहे साधारण तीरों की बारिश और उन तीरों के बीच छिपे सोल फ्रैक्चरिंग एरोज का सामना कर रहे थे। कई बार उन्हें अपने शरीर का उपयोग ढाल के रूप में भी करना पड़ता था। यदि मैडम और यंग मास्टर को कुछ भी होता तो सब कुछ खत्म हो जाता। न केवल वे भाग्यशाली जीवन का आनंद लेने में असमर्थ होते, बल्कि मौत भी उनके लिए एक विलासिता मानी जा सकती थी। अब वे कैप्टन हिमल के शब्दों से उत्साहित थे। कुछ गार्ड्स, जो अपनी सहनशक्ति के अंतिम छोर पर थे, उन्होंने खुद को ध्यान केंद्रित करने के लिए अपनी जीभ की नोक को जोर से काटा। वे उन पर बरसने वाले तीरों के खिलाफ कैरेजेस की रक्षा करना जारी रखे हुए थे। इस उच्च जोखिम वाले युद्ध के मैदान में लंबे समय तक लड़ने के बाद उनकी ऊर्जा समाप्त हो गई थी। अपने घावों के साथ वे जमीन पर गिरने के करीब थे। अचानक एक सोल फ्रैक्चरिंग एरो एक गार्ड को लगा। उससे निकलने वाला बल शक्तिशाली था, क्योंकि तीर गार्ड के शरीर को चीरता हुआ निकला और सुंदर महिला लेटिशा चैंडलर और नन्हे बालक जायॉन क्विन वाली लक्जरी कैरेज की ओर बढ़ गया। कैप्टन हिमल जो देख रहा था उससे स्तब्ध रह गया। ओह नहीं! उसने बिना सोचे समझे तुरंत अपना ब्लेड चलाया। ब्लेड से लगभग कुछ मीटर का एक ब्लेड फोर्स निकला और सोल फ्रैक्चरिंग एरो और गार्ड के शरीर से टकराया। अध्याय 2648। बूम! हर तरफ खून के छींटे उड़ गए। कैप्टन हिमल के ब्लेड ने सोल फ्रैक्चरिंग एरो को रोक दिया था, लेकिन इसके कारण उसके टीम के साथी के लाखों टुकड़े हो गए जो हर तरफ बिखर गए। हालांकि खतरे को अस्थायी रूप से टाल दिया गया था। कैप्टन हिमल को कोई पछतावा नहीं था। सोल फ्रैक्चरिंग एरो की चपेट में आने के बाद जीवित रहने की कोई संभावना नहीं थी। भले ही गार्ड चोट लगने के बाद जीवित बच जाता, वह जल्द ही मर जाता। यह एक ऐसी स्थिति थी जिसे कैप्टन हिमल ने कई बार देखा था। यदि वह मैडम और यंग मास्टर की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता था तो सब कुछ सार्थक था। ध्यान केंद्रित करें सब लोग, और सावधान रहें। हम अंतिम समय में वह सब कुछ नहीं खो सकते जिसके लिए हमने लड़ाई लड़ी। भविष्य में हमारे द्वारा जिए जाने वाले जीवन के बारे में सोचें। यदि हम मैडम और यंग मास्टर को सुरक्षित रूप से उनके गंतव्य तक पहुंचाने में सक्षम रहे तो हम भाग्य और विलासिता के जीवन का आनंद ले पाएंगे, कैप्टन हिमल ने जोर से कहा। लड़ाई जारी रही। भले ही गार्ड्स जंगल के अंदर छिपे दुश्मनों को खोजने में कामयाब रहे, लेकिन गार्ड्स की संख्या सीमित थी। दुश्मनों के चारों ओर बिखरे होने के कारण वे थोड़े समय में उन सभी का ध्यान रखने में असमर्थ थे। मैडम और यंग मास्टर की ओर से रक्षा करने वाले गार्ड्स एक के बाद एक मरते गए। भले ही वे अपने खेल के चरम पर होते, वे सोल फ्रैक्चरिंग एरोज के हमले को रोकने में असमर्थ होते, शारीरिक रूप से थक जाने पर तो और भी कम। केवल कैप्टन हिमल और कुछ अन्य अधिक शक्तिशाली गार्ड्स ही अपनी स्थिति पर टिके रहने में सक्षम थे, लेकिन उनकी स्थिति भी खराब होती जा रही थी। तभी जंगल में घुसने वाले गार्ड्स का सामना एक मजबूत जवाबी हमले से हुआ। दुश्मनों का एक समूह अचानक प्रकट हुआ। उनकी क्लोज कॉम्बैट क्षमताएं इन एलीट गार्ड्स की तरह ही अच्छी थीं। इससे गार्ड्स को भारी नुकसान हुआ। कैप्टन हिमल को अंततः एहसास हुआ कि कुछ गलत है। नियम के अनुसार गार्ड्स को जंगल में घुसे काफी समय हो गया था। अब तक उन्हें अधिकांश छिपे हुए दुश्मनों का सफाया कर देना चाहिए था। हालांकि जंगल से उनकी ओर तीर आना जारी रहा। अचानक कुछ हुआ। क्लैंग क्लैंग क्लैंग। हवा में आवाजों की एक श्रृंखला सुनाई दी। कैप्टन हिमल और शेष गार्ड्स आवाज की ओर मुड़े। उन्होंने अपनी ओर उड़ते हुए सैकड़ों सोल फ्रैक्चरिंग एरोज की बारिश देखी। वहां कम से कम सैकड़ों तीर थे। इतने सारे सोल फ्रैक्चरिंग एरोज देखकर कैप्टन हिमल और अन्य लोग स्तब्ध रह गए। वे जहां थे वहीं खड़े रहे, सदमे से उबरते हुए जब उन्होंने तीरों को अपनी ओर आते देखा। वे गतिहीन हो गए थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने हार मान ली थी। वे इतने सारे सोल फ्रैक्चरिंग एरोज को रोकने में कैसे सक्षम थे? यहां तक कि सबसे शक्तिशाली कैप्टन हिमल ने भी पूरे मिशन से हार माननी शुरू कर दी थी। वह जानता था कि वह इतने सारे तीरों के हमले से मैडम और यंग मास्टर को नहीं बचा पाएगा। ये सोल फ्रैक्चरिंग एरोज का एक शक्तिशाली हमला था। लग्जरी कैरेज के लिए उनके पास जो मामूली सुरक्षा थी वह हमले के सामने कुछ भी नहीं थी। जल्द ही मैडम और यंग मास्टर वाली कैरेज तीरों से छलनी हो जाएगी और वे दोनों सोल फ्रैक्चरिंग एरोज के जोरदार हमले से मर जाएंगे। वह समय आएगा जब मैडम और यंग मास्टर मर जाएंगे। इन गार्ड्स के भाग्य की कल्पना करना कठिन नहीं था। सोल फ्रैक्चरिंग एरोज पास और पास आते गए। कैप्टन हिमल सदमे से बाहर आया और चिल्लाया, मैडम, यंग मास्टर, भागो। कैरेज के अंदर सुंदर महिला और छोटे लड़के ने बाहर से आती कैप्टन हिमल की आवाज सुनी। मौत की तेज पुकार उन दोनों के लिए आ रही थी। आंट लेटिशा, जायॉन ने पीले चेहरे के साथ पुकारा। डरो मत जायॉन, मैं यहाँ हूँ, सब ठीक हो जाएगा, लेटिशा ने उसे धीरे से दिलासा दिया। अध्याय 2649। लेटिशा ने ग्रेट क्वीन एम्पायर के प्रिंस, अपने भतीजे को धीरे से अपनी बाहों में सहलाया। वह जानती थी कि चीजें इतनी सरल नहीं थीं जब उसने देखा कि कैप्टन हिमल इतने सारे लोगों के साथ उसकी और जायॉन की रक्षा करने आया है। जब कोई राजघराने में पैदा होता है तो आंतरिक संघर्ष होना लाजिमी है।
हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि दुश्मन इतनी बुरी तरह से उनकी मौत चाहेगा। भले ही लेटिशा का जन्म भी एक जाने माने परिवार में हुआ था, लेकिन क्विन फैमिली से इसकी तुलना करना नामुमकिन था। वह जो कर सकती थी उसकी सीमाएं थीं। यदि कैप्टन हिमल जैसा शक्तिशाली व्यक्ति दुश्मन को नहीं रोक सकता था, तो उसके जैसी महिला उनकी रक्षा कैसे कर सकती थी। कैप्टन हिमल उसे भागने के लिए कह रहा था। वह कहाँ भाग सकती थी। वह जानलेवा दुश्मनों से छिपकर डर के साए में जीने के बजाय वहीं रुकना पसंद करेगी। वह जो एकमात्र चीज कर सकती थी वह थी जायोन के लिए रक्षा की अंतिम ढाल के रूप में अपने शरीर का उपयोग करना। जहां तक जायोन के भाग्य की बात है, क्या वह शाही राजधानी तक पहुंचने, सिंहासन विरासत में पाने और अंततः महान काम करने के लिए पर्याप्त समय तक जीवित रह सकता था। यह उसके शाही भाग्य पर निर्भर करेगा। उसने वह सब कुछ किया जो वह कर सकती थी। लेटिशा ने जायोन को अपने शरीर से कसकर गले लगा लिया। उसने उसे हर तरफ से ढाल देने की पूरी कोशिश की और उसे हमले के सामने खुला नहीं छोड़ा। हालांकि वह एक चीज से अनजान थी। उसे चीरने के लिए केवल एक सोल फ्रैक्चरिंग एरो लगेगा और वह उन दोनों के शरीर के पार चला जाएगा। जीवित रहने की कोई संभावना नहीं थी। कैरेज के बाहर कैप्टन हिमल अपनी अंतिम सांस का उपयोग करते हुए अपनी ओर आ रहे सैकड़ों सोल फ्रैक्चरिंग एरोज को रोकने के प्रयास में अनगिनत ब्लेड फोर्सेस चला रहा था। हालांकि वह ज्यादा कुछ नहीं कर सका। यदि उसके पास उसके जितने शक्तिशाली 5 लोग और होते तो वे फिर भी एक मौका पा सकते थे। कैप्टन हिमल खुद को बहुत अधिक आंक रहा होगा यदि उसे लगता कि वह अकेले ही इन सैकड़ों तीरों को रोक सकता है। दूसरों ने कार्रवाई शुरू की। उन्होंने अपना सब कुछ दे दिया, लेकिन केवल 1/3 सोल फ्रैक्चरिंग एरोज को ही रोक सके। वे वास्तव में उन्हें रोकने में कामयाब नहीं हुए। वे जो करने में सफल रहे वह लेटिशा और जायोन की कैरेज से तीरों को हटाना था। कैप्टन हिमल केवल देख सकता था जब शेष सैकड़ों सोल फ्रैक्चरिंग एरोज उस कैरेज से टकराए जिसमें मैडम और यंग मास्टर बैठे थे। अन्य 2 कैरेजेस में मेड्स को भी नहीं बख्शा जाएगा। वे तीरों से भरी कैरेजेस के साथ पॉक्यूपाइंस की तरह दिखेंगी। दुश्मन को अंदाजा नहीं था कि किस कैरेज में उनका टारगेट है, इसलिए उन्होंने सभी कैरेजेस पर हमला किया। कैप्टन हिमल की अब सारी ऊर्जा समाप्त हो गई थी। दुश्मन ने हमले के लिए बहुत पूरी तैयारी की थी। ये हमला उनके द्वारा अनुभव किए गए दर्जनों हमलों के संयुक्त हमले से कहीं बड़ा था। केवल हजारों सोल फ्रैक्चरिंग एरोज पर ही भारी मात्रा में पैसा खर्च हुआ होगा। जैसे ही सोल फ्रैक्चरिंग एरोज कैरेज से टकराए और सुंदर लेटिशा के शरीर को चीरने ही वाले थे, वे अचानक रुक गए। वे हवा के बीच में ही थम गए। रुकने वाली चीजें केवल तीर ही नहीं थीं। दृश्य में मौजूद हर चीज, जिसमें मनुष्य और जानवर, यहाँ तक कि कीड़े मकोड़े भी शामिल थे, मौन हो गए। यहाँ तक कि हवा का चलना भी रुक गया। समय जैसे ठहर सा गया था। अब पूरा दृश्य एक पेंटिंग जैसा लग रहा था। एक आकृति दृश्य में प्रविष्ट हुई और धीरे धीरे युद्ध के बीच में चलने लगी। ये साहिल था, जो अभी अभी द स्पिरिट केज से लौटा था। केवल वही गति कर रहा था। साहिल सीधे कैरेज के पास गया और एक सुंदर महिला को एक छोटे लड़के को अपनी बाहों में कसकर पकड़े हुए देखा। दर्जनों तीर उसके शरीर से केवल कुछ सेंटीमीटर की दूरी पर हवा में जमे हुए थे। 1 सेकंड बाद तीर उसके शरीर और उसकी बाहों में छोटे लड़के को चीर देते। साहिल ने ये देखकर राहत की सांस ली। सोचो, अगर वे दोनों मर गए होते, साहिल को बहुत पछतावा होता। इतने सारे तीरों को सहने वाला एक नश्वर शरीर तुरंत बिखर जाता। भले ही साहिल एक ओवरलैंड रैंक पावर हाउस बनने के करीब था और एंशिएंट ट्रेडिशनल मेडिसिन जानता था, अगर ऐसा होता तो वह उन्हें बचा नहीं पाता। अध्याय 2650। जिनके पास अभी अपनी माइंड पावर नहीं थी, उनके शरीर नष्ट होने पर उन्हें पूरी तरह से मृत माना जाता था। यदि किसी के पास माइंड पावर होती तो उनके पुनर्जीवित होने की संभावना होती। साहिल ने हाथ बढ़ाया और एक सोल फ्रैक्चरिंग एरो उठाया। उसने इसे हल्का सा चुटकी में दबाया और शक्तिशाली सोल फ्रैक्चरिंग एरो धूल में बदल गया और गायब हो गया। सोल फ्रैक्चरिंग एरोज, जिन्हें कैप्टन हिमल और अन्य लोग अविनाशी मानते थे, साहिल के लिए कुछ भी नहीं थे। वे तीर उसके लिए टोफू से भी ज्यादा नर्म थे। साहिल सब कुछ जांचने के बाद चला गया। उसके कुछ ही समय बाद सब कुछ सामान्य हो गया। हवा में मौजूद सोल फ्रैक्चरिंग एरोज ने अपनी गति खो दी और वे सभी जमीन पर गिर गए। जब सबने इस भयानक दृश्य को देखा तो वे दंग रह गए। वे सदमे के कारण चुप हो गए। ये कैसे हुआ? सोल फ्रैक्चरिंग एरोज अचानक जमीन पर क्यों गिर गए? ये स्पष्ट रूप से तरकीन था। किस तरह की शक्ति ने सोल फ्रैक्चरिंग एरोज को आगे उड़ने से रोक दिया? उन्हें अंदाजा नहीं था कि अभी कुछ पल पहले समय रुक गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके दिमाग भी रुक गए थे। मैडम, यंग मास्टर, क्या आप ठीक हैं? सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वाले कैप्टन हिमल थे, क्योंकि उन्होंने ऊंची आवाज में पूछा। सबसे पहली चीज जो उन्हें करनी थी वह यह सुनिश्चित करना था कि दोनों सुरक्षित हों। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह हर किसी के भाग्य से जुड़ा था। कैरेज में लेटिशा ने कैप्टन हिमल की आवाज सुनी और धीरे से अपना सिर उठाया। जब उसने खुद को दर्जनों सोल फ्रैक्चरिंग एरोज से घिरा हुआ देखा तो वह थोड़ा भ्रमित महसूस करने लगी। क्या हुआ?
उसे एक बात भी याद क्यों नहीं आ रही? ये तीर उसकी ओर उड़ते उड़ते अचानक क्यों रुक गए? लेटिशिया की आंखें अचानक फैल गईं। क्या हेवंस ज़ायोन की रक्षा कर रहे थे? क्या हेवंस ने उसकी रक्षा की क्योंकि वह एम्परर बनने के लिए बना था? क्या इसलिए कि किसी को उसे चोट पहुंचाने की अनुमति नहीं थी? लेटिशिया इस विचार से उत्तेजित थी। वह पिछले 10 वर्षों से ज़ायोन को शिक्षित कर रही थी और उसके साथ थी। ज़ायोन की बुद्धिमत्ता ने उसे एक से अधिक बार प्रभावित किया था। कोई भी बच्चा 10 साल की उम्र में उतना नहीं जानता था जितना ज़ायोन जानता था। वह दुनिया का सच्चा नेता था और इस दुनिया में महान काम करने के लिए बना था। हम ठीक हैं कैप्टन हिमल, हम सुरक्षित हैं, लेटिशिया ने उत्तर दिया। उसने मैडम का जवाब सुना। कैप्टन हिमल और अन्य मुस्कुराए और हर कोई उत्साहित था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि अभी क्या हुआ था। जब तक मैडम और यंग मास्टर जीवित थे सब कुछ अच्छा था। हा भाइयों, हेवंस हमारी तरफ हैं। जीत इस बार हमारी ही होनी थी। हमला करो सब लोग और दुश्मन के टुकड़े टुकड़े कर दो। कैप्टन हिमल हंसा और चिल्लाया। गार्ड्स तुरंत ऊर्जावान हो गए। हर कोई ऐसा लग रहा था जैसे उसमें नया जीवन डाल दिया गया हो। उन्होंने जंगल में छिपे दुश्मनों की पागलों की तरह तलाश शुरू कर दी। हर किसी को लग रहा था कि कुछ हुआ है लेकिन किसी को वह याद नहीं आ रहा था। ये वैसा ही था जैसा कैप्टन हिमल ने कहा था। हेवंस उनकी तरफ थे। उन्हें इस अवसर का सदुपयोग करना था। जंगल में छिपे दुश्मन संभल गए थे लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि अभी क्या हुआ। उनके द्वारा चलाए गए सोल फ्रैक्चरिंग एरोज ने अपना प्रभाव क्यों खो दिया? सैकड़ों तीर एक ही समय में चलाए गए थे। कल्पना करना मुश्किल नहीं था कि हमला कितना शक्तिशाली होगा। हमला उनकी जीत के साथ इस लड़ाई को खत्म करने के लिए किया गया था लेकिन एक रहस्यमयी शक्ति ने उन्हें रोक दिया था। वे तीर सोल फ्रैक्चरिंग एरोज का आखिरी जत्था थे। उनके पास और नहीं थे। साधारण तीर कैरेजेस को भेद भी नहीं सकते थे। वे अपने टारगेट को मारने के लिए उनका उपयोग कैसे कर सकते थे? लड़ाई का परिणाम चुपचाप अपना रुख बदलता हुआ लग रहा था। जीत अब दूसरे पक्ष की होगी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर देना और नोवेल एडिट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।